ये बताओ करंट के अच्छा। अलावा बताएं कि और क्या है, और क्या समझना है। और सर बिहार स्पेशल के लिए क्या तैयारी करना पड़ेगा? ठीक है, ठीक है, बिहार स्पेशल में क्या स्टडी मटेरियल जमा करना होगा? ठीक है। और जो भी डाउट्स है मन का है ना, सर पढ़। स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या? सर हाँ। स्टैटिक्स सर वो सर कैसे पढ़ाई? स्टैटिक्स सर। इस वो जीएस में पूछा जाता है वो है स्टैटिक्स। यस सर वो। वो तो जी हम सर, लोग वो करवा देंगे। डीआई जो आता है ना, डीआई। वो डीआई होता है ना। जी ठीक है, सर। हाँ। और पहला लिखा हमने कि मेंस आंसर राइटिंग जो है वो कैसे किया जाए, इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिर देखिए करेंट अफेयर या आईआर कैसे तैयार करना है, इसका क्यूरीज है। अगला है बिहार स्पेशल को हम कहाँ से पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, ये आपका क्यूरी है। अगला है डीआई हमको कैसे तैयार करना है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? इसका जो जैसे मेंस, हाँ मेंस का जो ये इसका जो सिलेबस है, ठीक ना, बीपीएससी का जो ओरिजिनल सिलेबस है, तो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा मतलब इसमें डिफरेंस रहेगा या कि नहीं, मतलब सेम टू सेम रहना चाहिए, क्योंकि जीपी दोनों का अलग अलग है और ये स्पेसिफिक एग्जाम है, ये बस ये थोड़ा सा मतलब जानना था। मतलब तैयारी तो वैसे होगा कि मतलब जो प्रीलिम मतलब सॉरी मेंस होता है बीपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। और कोई क्यूरीज? सिलेबस तो सर है, लेकिन वो आंसर राइटिंग जो होगा ना, हम्म। आंसर राइटिंग का थोड़ा मतलब जानना था वो, ठीक, हमने लिख कि लिया है, हम मतलब उसका वो चर्चा ये जो करेंगे। पूछेगा क्वेश्चन जो पूछेगा बीपीएससी के लेवल का रहेगा या डाउन रहेगा? वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं, तो बस पीटी का क्वेश्चन जो होता है वो अलग होता है। अच्छा सर, इसमें ये तो है, नहीं नहीं, ये कहना ये था दोनों का जीपी में डिफरेंस है, जीपी से उसके आपको क्या अकॉर्डिंग तो थोड़ा मतलब, सुनिए जीपी डाउन से रहना चाहिए मेरे नहीं ख्याल से। नहीं, जीपी से मतलब नहीं, आपका ख्याल क्यों चलेगा उसमें विशाल, बात समझिए। बीपीएससी ने स्पष्ट कहा है कि ऑडिटर मेंस का जो सिलेबस होगा, ऑडिटर मेंस का जो क्या है सिलेबस है, वह बिल्कुल इक्विवेलेंट है किसके, तो जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज का सिलेबस होता है, सी, बीबी हाँ हाँ, उसके बिल्कुल यह बराबर होगा। यानी हम जो 65वीं का 66वीं का बीपीएससी का देते हैं ना पेपर, तो जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम जी जी सिलेबस इसी जी जैसे, जी इसमें जी। थोड़ा भी अंतर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सिलेबस के अलावा और बताएं। सर ओवरऑल मेंस की तैयारी की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सर, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए सर। हाँ सर, एक चीज और था इसका जी जी। मेरा, कि क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए इसका। ठीक है। सर मेंस के आंसर राइटिंग में हम लोगों को कितने वर्ड्स में फुल्ली आंसर देना है? मतलब कुछ मैक्सिमम वर्ड या मिनिमम वर्ड कंटेंट कितना होना चाहिए, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, चलें इसी पे बात करें। हम यह मान के चलते हैं कि आप लोग ऑडिटर मेंस का जो सिलेबस है बीपीएससी का, दो पार्टों में है ना, पेपर वन पेपर टू, तो हम यह मान के चलते हैं कि आपको पता है कि पेपर वन में जो 3 सेक्शन है उस 3 सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पेपर सेकेंड में जो टॉपिक हैं सेक्शन वाइज, थर्ड सेक्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेक्शन, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वो आपको पता है, हम यह मान के चल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा पैटर्न क्या है पूछने का, बीपीएससी के माध्यम के द्वारा जो मेंस पूछा जाता है उसका पैटर्न क्या है। क्लियर है? अब देखो, जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि हम मेंस आंसर राइटिंग क्या करें और वो हमारे पास वर्ड कितना हो। तो देखिए वर्ड का क्या होता है कि वर्ड का कोई डिफिनीशन नहीं होता है, यानी कि हम कितने वर्ड में लिखेंगे ऐसा किसी बीपीएससी की किताब में नहीं लिखा गया हुआ है, ना ही कोई आपको सही से बता पाए कि कितना वर्ड होता है। बात समझ में आया? देखो ये वर्ड निकलता कैसे है, देखिए यहाँ पे वर्ड डिपेंड करता है कि आपके राइटिंग कैपेसिटी कैसी है, आपकी राइटिंग कैपेसिटी कैसा। अच्छा, इंग्लिश समझ जाते हैं, हिंदी में लिखते हैं ये बताएं, हम दोनों भाषा में लिख सकते हैं। अब हम बस ये कन्वे कर दीजिए मैसेज,
ये सब समझ में आता है आपको थोड़े बहुत? क्लियर है सर? ठीक है, ठीक। क्लियर है, क्लियर। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। हाँ, ये जो वर्ड है, इस वर्ड में डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग कैपेसिटी कैसी है। अब देखो, राइटिंग कैपेसिटी जो होता है, यह राइटिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है आपके टाइम मैनेजमेंट पर, है ना। अब देखो, यह टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, तो टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आपके प्रैक्टिस सेशन पर, कि आपने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है। प्रैक्टिस सेशन पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतना ही ज़्यादा आप वर्ड क्या करेंगी, लिख पाएंगी, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिख पाएंगी और ज़्यादा ऑथेंटिक वर्ड लिख पाएंगी। हमें केवल क्या करना है, हमें केवल वर्ड पे फोकस नहीं करना है, बल्कि हमको फोकस करना होता है कंटेंट पे, है ना। कंटेंट का मतलब होता है कि जो गूढ़ पाठ्य होता है, उस गूढ़ पाठ्य पर हमको चर्चा करना है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, सबको पता है कि बिहार में गरीबी है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार में बेरोजगारी है, हर बच्चे जानते हैं, हर बच्चे ही लिखेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा लिख दे कि हाँ बिहार में इतना प्रतिशत गरीबी है, बिहार में इतना प्रतिशत बेरोजगारी है, तो ज़रा बताओ कि किसको ज़्यादा आंसर देगा बीपीएससी? कॉपी चेक करने वाला, जैसे बताइए जिसने आंकड़े का यूज किया है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंटेंट। केवल हमको भाषा नहीं लिखना है। अब देखो, अब हम वर्ड पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जीएस जो सेक्शन होता है, इस जीएस सेक्शन में हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं, दो पेपर होते हैं। इस फर्स्ट पेपर से कितना देना होता है, आपको 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। यहाँ से भी आपको 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इस 8 का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसके भी 3 सेक्शन होते हैं, यानी 3, 3, 6 और 2, 8। क्लियर है? अब देखो, अब आपने कहा कि हम वर्ड कितना लिखेंगे, तो अब देखिएगा इस 8 क्वेश्चन को लिखने के लिए, इस 8 क्वेश्चंस को लिखने के लिए हमारे पास मिलता है 180 मिनट। यहीं से आपके पास वर्ड निकल करके आएगा, है ना। हमने कहा कि मेरे पास 8 क्वेश्चंस है और हमको मिलता है कितना, 3 घंटा, मतलब क्या कि 180 मिनट मिला हमको। तो इस 180 मिनट को अगर हम भाग देते हैं तो लगभग आता है 22.5 मिनट एक क्वेश्चन पर, समझी। यानी एक क्वेश्चन, एक प्रश्न का जवाब हमको देना होगा, तो मेरे पास कितना है, केवल और केवल 22.5 मिनट का समय मिलता है। अब ये डिपेंड करता है सिद्धि कि आप 22.5 मिनट में कितना वर्ड लिख पाते हैं। पहला चीज़ तो यह हो गया। और दूसरा चीज़ ये होता है कि जो बीपीएससी हमको क्वेश्चन पेपर कॉपी देता है, उसकी पेज की संख्या होता है 36। कितना पेज का होगा आपको, 36। जब आप मेंस का कॉपी चेक कीजिएगा, देखिएगा 36 पेज होते हैं और काफ़ी लंबा पेज होता है वो। और बीपीएससी के पेपर की क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है, यानी अगर आप पेन से लिखेंगे, हल्का गहरा लिखेंगे, तो पूरा का वो पेज में छेद हो जाएगा आर पार। तो आपको क्या कि उसमें की जो फ्रिक्शन समझते हुए घर्षण, वो घर्षण बहुत अधिक होता है वहाँ पे। यानी कि जैसे हम सेंचुरी के पेपर पे स्मूथली लिख लेते हैं, उस पेपर पे आप स्मूथली नहीं लिख पाइएगा। तो आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा जो लो क्वालिटी का पेपर होगा मार्केट से, उसको खरीद करके लाइए, उस पर प्रैक्टिस करना है आपको। अब देखो, हमको 36 पेज मिला और हमको कितना देना है, हमको लिखना है 8 क्वेश्चन। तो अगर 8 से इसको हम भाग देते हैं तो लगभग आता है 4.5 पन्ना। बात समझ में आया? तो 4.5 पन्ना में आप कितना वर्ड लिख सकते हैं, यह आपके टाइम मैनेजमेंट पे, प्रैक्टिस सेशन पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? हम आपको यह बोल दे कि नहीं 200 वर्ड देना है, 400 वर्ड देना है, तो यह एक अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी। ये हम ऐसा काम नहीं करेंगे। बस आपके पास डाटा उपलब्ध है, हमने सारा वो पन्ना खोल दिया कि कितना पन्ना आपको लिखना होगा मिनिमम। तो मिनिमम जो 4 पेज होते हैं वो औसतन आपको लिखना ही पड़ेगा, तब ना 800 के 32 पेज तो हमसे लिखिएगा ना भाई। मेंस दे रहे हैं बीपीएससी का, कोई एसएससी का तो मेंस है नहीं। तो अब आप सोचिए कि हम 4 पेज में कितना वर्ड लिख पाएंगे। तो ये क्या करेगा, आपके पास जो कॉपी होगी मेंस की, देखिएगा उसका फर्मा ऐसे हुआ रहता है। मेरे पास एक कॉपी हम दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आप लोग जब मेंस दीजिएगा तो आपको बीपीएससी ऐसा ही कॉपी देगा, है ना। कोई बच्चे अगर दिए होंगे तो उनको जानकारी होगी। हम लोग मेंस इसी पे लेते हैं। देखो इसमें 4 पेज कहाँ से आया है, देखो इस पेज पे आपको नहीं लिखना होता कुछ भी। जो इंस्ट्रक्शन के बाद वाला पेज होता है, यहाँ नहीं लिखना होता है। काउंटिंग आपको यहाँ से शुरू होगा। देखो 1, 3 और ये 4, यानी ये लगभग 2 पन्ना ये हो गया और ये 2.5 पन्ना ये हो गया यहाँ पे।
यानी 2.5 पन्ना आपको लिखना होगा। अब सोचो कि किसी बच्चे का राइटिंग का क्या होता है, मोटा होता है, यानी बड़ा बड़ा फैला के लिखता है, कोई छोटा लिखता है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि कितना वर्ड में हम लिखें। ये क्या डिपेंड करता है कि आपकी लिखावट कैसी है, आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, डायग्राम कितना यूज करते हैं। आपको अगर नंबर ज़्यादा चूज करना है तो ध्यान रखिएगा, हर कॉपी में इमेज का ज़रूर यूज कीजिएगा, इमेज का या फिर डायग्राम का। जैसे बिहार का आपको मैप बनाने का सीखना है, बिहार में नदियाँ कहाँ है, चट्टान कहाँ है, जो भी क्वेश्चन का डिमांड रहेगा उस हिसाब से आपको उसको लिखना होगा। तो उसको क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो अब आप लोग क्या करना कि रात में क्लास खत्म होने के बाद में उसको पेज पे लिखना, 4.5 पन्ना कोशिश करना लिखने का, और काउंट करना कि कितना वर्ड होता है। कहा कि 4.5 पन्ना लिखना ही लिखना है आपको, तो आप वर्ड काउंट कर लो। ये वर्ड हो गया। अच्छा देखो, अब है कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे लिखें, उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, तैयार कैसे करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हर बच्चे क्या करते हैं, इससे जूझते हैं और इनको समझना भी चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग है ना। आप लोग पहले ये बताएं कि इसमें से कितने बच्चे बीपीएससी का मेंस दे चुके हैं। देखो, अगर हम आपसे पूछे रागनी कि मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए किन किन चीजों की, हाँ, कि मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, तो क्या जवाब आपका हो सकता है, बताओ। सारे बच्चे से हम पूछ रहे हैं कि आपको मेंस देना है, ठीक है। तो एक मेंस देने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए या होती है, ताकि हम एक आइडियल आंसर लिख पाएँ। क्या जवाब हो सकता है आपका, ये मुझे सच में नहीं पता है मेंस के बारे में कुछ भी। तो आप तो बोलिए कि हम दिए हैं 64वीं का मेंस। सर मेंस हम किसी का नहीं दिए हैं, सिर्फ प्री दिए हैं। अच्छा, प्री दिए हैं, ठीक है। आप में से कोई बच्चा इसको ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई आंसर राइटिंग के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत होता है, नहीं बता पाएंगे। देखो, इसके लिए कुछ चीज़ ज़रूरत है। सबसे पहला ज़रूरत होता है क्या, कि आपके पास जो फैक्ट की है ना, फैक्ट की, कंटेंट की, जिसको हिंदी पूछना होगा पूछ लीजिएगा, हिंदी हम बता देंगे, है ना। सर थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखो, हमने कहा कि हमारे पास मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो बेसिक चीज़ें हमारे पास 5 होना चाहिए। उसका एक है कि हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्ट पर। फैक्ट तो सबको समझ में आता है ना, कि अकबर की मृत्यु इतने ईस्वी में हुई, यह फैक्ट हो गया। और अकबर की मृत्यु इस जगह पर हुई, यह भी फैक्ट हो गया। और अकबर की मृत्यु क्या हो गया कि ऐसे खेलते कूदते हो गया, यह क्या हो गया, एक जानकारी हमको हो गई। तो फैक्ट का मतलब होता है कि किसी तिथि से कोई डाटा। फैक्ट में जब भी चर्चा करते हैं किसका बात आता है रागनी, डाटा का। डाटा को क्या हिंदी में बोलते हैं, शमंक बोलते हैं। नहीं होता कि 5% गरीबी है, 8% गरीबी है, इतना % बेरोजगारी है, इन्हीं को बोलते हैं फैक्ट। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है कि मेरे पास फैक्ट होना चाहिए। और यह फैक्ट कब आएगा, फैक्ट आपको आता है रीडिंग से, है ना। रीडिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपको अच्छी किताब पढ़ना होगा, सरकार का जर्नल पढ़ना होगा, और किसी, है ना, चाहे या फिर किसी गूगल का सहायता लो, किसी वेबसाइट का सहायता लो, किसी गवर्नमेंट के वेबसाइट का हेल्प लो, आपको वहाँ से पढ़ाई करके इस डाटा को क्या करना होगा, अपने पेज पे नोट करना होगा। तो ये फैक्ट आपको वहाँ से मिल पाएगा। क्लियर। दूसरी चीज़ होता है कंटेंट, है ना। कंटेंट को हिंदी में भी कंटेंट ही कहते हैं। देखो, कंटेंट क्या होता है, तो कंटेंट वास्तव में फैक्ट का कलेक्शन होता है। जैसे 4-5 चॉकलेट मिलाकर के जो समुच्चय बनता है, गुच्छा बनता है, उसको चॉकलेट का गुच्छा बोलते हैं। उसी प्रकार जो कंटेंट होता है वह क्या होता है कि 10-15 फैक्ट मिलकर के हमारे पास कंटेंट बनता है। देखो, हमारे पास क्या है कि यह फैक्ट हो गया। तो ऐसे ही जब किसी क्वेश्चन में आंसर पूछा जाता है लिखने के लिए, बीपीएससी हमको कहता है कि भाई आंसर लिखो, तो हमको हर कदम पे, हर 2 लाइन पे, 3 लाइन के बाद में अगर हम फैक्ट को डालते हैं तो हमारा आंसर जो है दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत बेहतर हो जाता है, उत्कृष्ट आंसर हमारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने केवल सामान्य जानकारी दी है, और हमने सामान्य जानकारी के साथ में सरकार को फैक्ट भी बताया कि हाँ, हमारे यहाँ इतना डाटा उपलब्ध है, हम यह जानते हैं, आप भी वह जानो।
तो जाहिर सी बात है कि आप उससे लीड कीजिएगा। ठीक, अब आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यक्त करना। अब हमारे पास क्या है, जैसे देखो रागिनी को खाना बनाने आता है, चावल दाल जो भी बनाना अच्छा पकवान बना ली, लेकिन अगर वो किसी को अरेंज करके बर्तन में नहीं देंगी, सीधे एक ही थाली में चावल दाल सब्जी चोखा डाल दी, तो कोई खाना पसंद करेगा रागिनी? नहीं करेगा ना। यानी आपने खाना नहीं बना सर। लिया, हाँ देखो नहीं उसके साथ उनके साथ गुजरा होगा, यानी आपके पास खाना है ना, लेकिन अगर आप उसी को अरेंज करके किसी के सामने परोसती हैं तो कितना अच्छा लगेगा, मतलब देख के उसका पेट भर जाएगा। वही चीज़ होता है हमारे मेंस आंसर राइटिंग में। हमारे पास फैक्ट है, हमारे पास कंटेंट है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से परोसेंगे नहीं तो क्या होगा, सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यानी आपको फैक्ट का यूज कहाँ करना है, डाटा का यूज कहाँ करना है, कंटेंट का यूज कहाँ करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये जानकारी आपको किसी किताब में नहीं मिलता है, कोई भी टीचर नहीं बतलाता है, बल्कि यह जानकारी आपको खुद आएगा क्या, कि जब आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा। नहीं होता कि गलती करने से हमको सुधार की गुंजाइश होती है, तो जितना गलती आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में क्या होगा, सुधार की गुंजाइश होगी, सुधार होगा। यह अगर आपको कोई मास्टर साहब बोलते हैं ना, टीचर, कि हम आपको सिखवा देंगे आंसर राइटिंग करने का, वो बस तुमको तरीका बताएगा, जो तरीका वो फॉलो किया होगा या कहीं से सुना होगा, लेकिन वो सिखा नहीं सकता है। ये आपके अंदर स्किल होता है ये डेवलप करने का, ये इनर डेवलपमेंट होता है आपके स्किल्स का। तो जितना मेहनत करेंगे उतना आपके पास में हो जाएगा। फिर देखो, फिर होता है कि अरेंजमेंट करने का। ये अरेंजमेंट क्या होता है, देखो जैसे कि इसका एग्जांपल हम समझाते हैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में। सब लोग मेरे ख्याल से बिहार के ही बच्चे होंगे। देखो व्यवस्थित अरेंजमेंट का मतलब होता है कि व्यवस्थीकरण। ये तो हो गया व्यक्त करना, व्यवस्थीकरण। अब देखो अरेंजमेंट का क्या होगा, जैसे कि हम रागिनी ने क्या किया कि अच्छे से खाना को थाली में परोस दिया और दे दिया खाने के लिए, लेकिन खाने के बाद लोग स्वीट्स खाते हैं, खाने के बाद लोग दही भी खाते हैं। तो क्या अगर रागिनी उन थाली के साथ में दही डाल देगी, मिठाई डाल देगी, तो वो क्या होगा, उनके वो अच्छा नहीं कहलाता है। यानी स्वीट्स जब भी दिया जाता है क्या, बाद में दिया जाता है ना, ताकि उनका क्या लगे, खाने का मिठास बना रहे। उसी प्रकार जब हम आंसर लिखते हैं अपना, तो जब हम व्यक्त कर देंगे तो अंत में हम कुछ क्रीम चीज़ों को बचा के रखेंगे, जैसे दही हो गया, मिठाई हो गया, पान हो गया, या जो भी आप खाते हैं खाना खाने के बाद में, ताकि खाना सुपाच्य हो जाए। यानी हमने गवर्नमेंट को क्या किया, सरकार को फैक्ट दे दिया, कंटेंट दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया, लेकिन लास्ट में अगर कुछ हम बढ़िया क्रीम नहीं रखेंगे ना, तो हमारा वो खाना परोसा गया व्यर्थ हो जाएगा। तो यह अरेंजमेंट, व्यवस्थीकरण जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट का मतलब होता है क्या, शरीर का जो हिस्सा। नहीं होता कि जैसे 3 पार्ट होते हैं ना, आंसर का, कि भूमिका होता है, भूमिका का होता है, उसके बाद शरीर होता है, फिर होता है निष्कर्ष होता है। तो यही शरीर सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी जो अरेंजमेंट होता है, कैसे हम अरेंज करेंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर को, ये इसी चौथे क्रम में आता है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। फिर आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब यह होता है कि मूर्त रूप देना। मूर्त रूप देना यानी हमने क्या किया, तुमको डाटा बता दिया, तुमको हमने कंटेंट बता दिया, तुमको हमने व्यक्त करके बता दिया, तुमको हमने व्यवस्थित भी कर दिया, और लास्ट में हम क्या लिखे निकालेंगे, अपना निष्कर्ष लिखेंगे। यानी रागिनी ने खाना खिला दिया, और रागिनी क्या पूछेगी लोग उनसे कि भाई खाना आपको कैसा लगा। तो कुछ आदमी होता है कि बोला कि खराब खाना होता, बोलेगा बहुत अच्छा लगा है बेटी, लेकिन कुछ लोग बोलेगा ना खाना में कुछ कुछ कमी रह गई हुई है। तो ये अगला आदमी सोचता है ना कि अगला आदमी बताएगा कि भाई रागिनी का खाना कैसा है, तो अगला आदमी, यहाँ देखो खाना आपका कॉपी हुआ, अगला आदमी कौन है, आपका वो कॉपी चेक करने वाला। तो उसके मन में कभी निगेटिव बात नहीं जाएगा, कब, जब आप इन चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके देंगे तब। इसी को बोलते हैं आंसर राइटिंग का फॉर्मेट, या आंसर राइटिंग को एक्सप्रेस करना। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होइएगा। और ये देखो, ये चीज़ें किसी दुकान में नहीं मिलेगी, बात समझ में आया। ये आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उन प्रैक्टिस के माध्यम से ही ये आंसर राइटिंग आपको डेवलप होगा। तो आप जिस भी संस्थान से जुड़िएगा, जिस भी कोचिंग से आपको जुड़ना होगा, क्योंकि मेंस की तैयारी तो अगर खुद से हो पाएगा तो वेल एंड गुड है, लेकिन नहीं जुड़ना, नहीं अगर खुद से हो पाता है तो कहीं से मार्गदर्शन तो लेंगे ही आप। तो आप वैसे संस्थान से जुड़े जहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का पढ़ाई, केवल पढ़ाई नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी का आपको पढ़ाई मिले, और साथ साथ में आप जो उत्तर लिख रहे हैं ना, उसका एक एक वर्ड चेक करें।
जैसे देखिएगा हिंदी माध्यम के बच्चे में क्या होता है कि कहाँ हमको हर्षी लगाना है, कहाँ दीर्घी लगाना है, कहाँ हर्षु, कहाँ दुर्गु, कहाँ कॉमा, कहाँ इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ बिंदी देना है और कहाँ नीचे का हमको बिंदी के साथ कॉमा देना है। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मायने रखती हैं। यानी इसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन, सुंदर से प्रस्तुत करना। ये समझ में आया आपको मीन्स ये राइटिंग का कैसे होता है? वो थोड़ा नेटवर्क का ये हो गया इशू आज। ये सारे बच्चों को आया समझ में आंसर राइटिंग का क्या है? इसमें कुछ और समझना इस टर्म में तो हमसे पूछिए, नहीं तो फिर हम दूसरे पॉइंट को लेते हैं आगे का। आप लोगों को ये समझ में आया आंसर राइटिंग का? यस सर। क्या समझी रागनी, बताएं। सर वही जो आप अच्छा से खाना बनाते हैं तो अच्छा, खाना इसमें कहाँ चले आया बताओ? हम तो समझाने के लिए बोले हैं ना, खाना को मत घुसाइए बीच में। मतलब हमने ये बताया कि देखो होता ना क्या कि अगर अच्छे, रितेश जी तो किलबिश की तरह हंस रहे हैं, आप हंस लीजिए अच्छे से, है ना। देखो हाँ रागनी बताओ क्या बोल रही थी आप? हाँ ये बताएं। तो मेंस में क्या करना है, देखो फिर से समझाते हैं कि आंसर राइटिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, किताबें पढ़नी होंगी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, आपको कंटेंट इकट्ठा करना होगा, और सबसे बड़ी की 3 चीज़ें जो होती है ना कि एक्सप्रेशन का, अरेंजमेंट का और किन 3 चीज़ों को क्या करना है, आपको अरेंज करके भेजना होता है अपनी कॉपी में। तो प्रैक्टिस जितना होगा प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छी अच्छी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, जो मानक क्वेश्चन हो ना वो कोशिश करना है उसको लिखने का, ठीक है। दूसरा तो हमने एक बच्चे ने पूछा था कि आईआर करेंट कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि आप लोग जो बोलते हैं ना करेंट अफेयर, वास्तव में वह करेंट अफेयर नहीं होता है, वह होता है आईआर, है ना, इंटरनल रिलेशन। हाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कुछ बच्चों का कि हम करेंट अफेयर या फिर आईआर का तैयारी कैसे करें, टॉपिक को कैसे तैयार करें, है ना। ये सबसे चैलेंजिंग टॉपिक होता है। इसी चैलेंजिंग टॉपिक में बच्चे सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लिखने में। देखो माइक बंद कर लीजिए रितेश, आपके यहाँ से बहुत साउंड आ रहा है। देखो हमने कहा कि यह करेंट अफेयर्स नहीं होता है बल्कि यह आईआर होता है। करेंट अफेयर का मतलब होता है कि सामान्य सी जानकारी, ऑब्जेक्टिव टाइप की जानकारी, उसको बोलते हैं करेंट अफेयर्स। यह वास्तव में क्या होता है देखिएगा, सरकार लिख करके रहता है सिलेबस में कि नेशनल और इंटरनेशनल, यानी यह होता है राष्ट्रीय और यह होता है अंतर्राष्ट्रीय, इन दोनों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा होता है, मुद्दा का मतलब हो गया इश्यू, जो करंट में चल रहा है वह आपसे पूछेगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो जैसे आपका जनरली क्या होता है कि भारत का जिस देश के साथ संबंध होता है, व्यापारिक संबंध हो, राजनैतिक संबंध हो या अन्य किसी प्रकार का सांस्कृतिक संबंध हो, उनको काफ़ी हमको हिट करना है टॉपिक को। जैसे देखो आपके बगल में श्रीलंका है ना जी, आपके देखो कि कितना अच्छा उसकी इकोनॉमी चल रही थी, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि श्रीलंका आज देखो कि दिवालिया के कगार पर पहुँच गया हुआ है। श्रीलंका से संबंध हमसे पूछ सकता है। फिर देखो आपके बगल में म्यांमार है, बगल में बांग्लादेश है, बगल में पाकिस्तान है। अभी सबसे बड़ी बात है कि आपके अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि सत्ता ही परिवर्तित हो गया है, तालिबानी के हाथ में आ गया हुआ है। तो आपसे पूछा कि अफगानिस्तान में जो सत्ता आया है तालिबान का, उससे आपके यहाँ किस प्रकार का व्यापारिक संबंध प्रभावित होगा, किस प्रकार से सांस्कृतिक संबंध प्रभावित होगा। ये चीज़ें जो हैं हमको कहीं नहीं घूमना, बल्कि भारत के संदर्भ में जो भी देश हैं, जो भी जुड़े हुए देश हैं, उनको जोड़ करके पढ़ेंगे हम लोग। जैसे भी देखिएगा रसिया और यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है ना, आक्रमण भी शायद करने वाला है यूक्रेन, तो अब पूछ सकता है, चूंकि देखो बीबीसी के न्यूज में दिखा रहा है कि भाई रसिया और यूक्रेन के बीच में अगर झगड़ा होता है तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो संबंध है यूक्रेन से भी है और हमारा रसिया से भी है। रसिया से हम लोग गैस लेते हैं, यूक्रेन से हम लोग अनाज लेते हैं, वहाँ से भी कुछ गैस हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं इंडिया वाले। इंडिया तो फंसा पड़ा हुआ है। तो यही होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। राष्ट्रीय में क्या कि राष्ट्रीय में जो भी अभी तो खैर नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि आपका मेंस तो लगभग होगा देखिए कि मई के आसपास में, तो इस बीच में 2-3 महीने के आसपास में जो भी समय आएगा तो उन समय के साथ में जो भी कुछ नए टॉपिक्स डिलीवर किए जाएंगे उस पर चर्चा किया जाएगा। जैसे भारत में क्या होता है कि कुछ नए चीज़ें का आविष्कार हो गया,
कुछ नया चीज़ का क्या हो गया, हमारा इन्वेंशन हो गया, कुछ नया सरकार का इनिशिएटिव आ गया, तो वो सब चीज़ें भी पूछे जाते हैं, जैसे सरकार का कुछ योजना हो गया। आई बात समझ में। लेकिन ज़्यादातर मेरे पास देखो ये सेक्शन में, जैसे कि यह जो टॉपिक है यह फर्स्ट पेपर के सेक्शन सेकेंड का टॉपिक है ना। इसमें क्या होता है कि आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 में से 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होता है। कई बार आपको 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे देने के लिए, 4 में से 3 देना होता है। इन 3 में क्या होगा, इस 3 में से 2 क्वेश्चन जो होंगे वह रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, और 1 क्वेश्चन जो देना होगा वह होता है इंडियन सिनारियो से, यानी राष्ट्रीय स्तर से। तो इसमें देखो नेशनल का तो समझ गए क्या कि जो भी सरकार का योजना होगा, सरकार की जो भी उपलब्धियां होंगी उसके संदर्भ में हमसे पूछा जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय के लिए क्या होता है कि आपको कम से कम 15 से 20 टॉपिक तैयार करने होंगे, दोनों मिला करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तब जा कर के इस सेक्शन में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाइएगा, नहीं तो फिर आपको हाथ खाली होना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो इस देखो इसका सोर्स क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने का, इसका सबसे बेहतर सोर्स होता है हमारा न्यूज पेपर, है ना, न्यूज पेपर। या देखिएगा जब मेंस आएगा का समय आएगा तो कुछ हिट टॉपिक्स होते हैं वो हम आपको डिलीवर कर देंगे, हालांकि हम पढ़ाएंगे भी उसको, सब टॉपिक्स को जो भी महत्वपूर्ण होता है सबको हम डिस्कस करेंगे, तो वो आपको उससे काम हो जाएगा, इसलिए उससे आपको सोचना नहीं है। बस आप क्या करना है कि आपका जो इसको केहुनी बोलते हैं ना, केहुनी के नीचे जो ये हाथ होता है इसको मजबूत करके रखना होगा आपको, चूँकि देखो जुड़िएगा तो लिखना बहुत पड़ेगा, यहाँ भी लिख पाएंगे और बीपीएससी में तो लिखना ही पड़ता है 3-3 घंटे। प्यास नहीं लगेगी आपको, सांस लेना भूल जाइएगा, क्योंकि जब सामने वाला लिखेगा और आप मुंह देखिएगा तो आपको खुद इन्फिनिटी फील होगी, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको मजबूत बना के रखिए हाथ को। डेली कम से कम डेली 8 से 10 पन्ना लिखिए, चूँकि आपको मेंस देना है, पीटी तो देकर के निवृत्त हो चुकी हुई हैं आप लोग, मेंस देना तो मेंस में कम से कम 2 क्वेश्चन का जवाब आप लोग रोज लिखिए, ठीक है। ये हमारा आईओएस के लिए अभी कोई किताब नहीं पढ़ना है, बस जो न्यूज़पेपर है उसको अच्छे से फॉलो करें, और जो सिनारियो खास करके जो बीबीसी न्यूज़ है उन बीबीसी न्यूज़ को क्या करें आप लोग देखते रहें कुछ कुछ, और जो हमारा संसद टीवी है उन संसद टीवी का जो डिबेट होता है उस डिबेट को आप लोग मिल जाएगा ऑनलाइन, उस डिबेट को सुनिए। अभी इस पर ज़्यादा कोई किताब नहीं पढ़ना है, जब मेंस की तारीख आएगी तो तारीख से 15-20 दिन पहले वो डिस्कस हम लोग कर लेंगे, और यकीन मानिए कि उसमें से मैक्सिमम टॉपिक आपको पूछा जाएगा, है ना। कि देखो इतने अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना हमारे भारत में, और जितने विदेश में भी है, जैसे भारत बहुत सारे संगठन का मेंबर भी है, ब्रिक्स का है, ISA का है, IEA का है, तो कहीं से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है, तो हम हर टॉपिक को कवर करवाएंगे। जैसे अभी भारत सरकार देखे हैं ना कि 2 सालों के लिए UNHRC का मेंबर बना है ना, संयुक्त राष्ट्र परिषद का मेंबर बना है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है वो, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीपीएससी कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो हम हर एस्पेक्ट्स को क्या करेंगे, उसको चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के संदर्भ में। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा करंट अफेयर्स का। इस पर अभी आप मत सोचो, इसको बस रहने दो, इसको जब लास्ट समय आएगा तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको कि क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना, क्योंकि इसका सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया हुआ है। क्लियर है। इसमें कुछ और पूछना है बताएं, करंट अफेयर्स में कुछ और समझना है इसमें? किसी को नहीं पूछना है कुछ? हेलो सर। हाँ बोलिए सर। बोल रहे थे कि आगे तो मैंने 67वां का जो पीटी देना है तो उसके लिए ऐसा कुछ पढ़े कि इसमें भी कुछ फायदा हो और उसका भी ऐसा कुछ करंट। फिर से बताएं, हम नहीं समझ पाए आप क्या बोल रहे हैं। मतलब आगे तो पीटी है ना, मतलब 67वां वाला, तो ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब उस करंट से उस टॉपिक से भी पढ़े लो कि वो भी फायदा हो और इसमें भी कुछ ऐसा ऑडिटर मेंस में। देखो ये गलत हो जाएगा, है ना। कारण क्या है कि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स में सब्जेक्टिव लिखना होगा, बात समझ में आया, और 67वीं बीपीसी में आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना होगा। क्लियर है। तो अभी हम क्यों मेहनत, हाँ बताएं। तो करंट अफेयर के लिए कौन सा बुक बढ़िया होगा डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए? चर्चा करते हैं बुक पे, पहले उनका बात कर लेते हैं, विक्की कुमार का। देखो 67वीं में क्या है कि आपने इनका एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उनका है। उनका कहना है कि सर हम 67वीं पीटी के लिए ऐसा कौन सा करंट का टॉपिक पढ़े जिससे हमारा वो पीटी भी कंप्लीट हो जाए और हमारा ऑडिटर मेंस भी तैयार हो जाए, है ना।
देखो तो इसमें अंतर समझते हैं क्या है कि हमको मेंस में देना है सब्जेक्टिव यानी लिखना है हमको, और हमको सबसे में हमको ऑब्जेक्टिव यानी हमको चूजना पड़ेगा, उसमें विकल्पिक है, बहुत विकल्पी है, हमको यहाँ चूज करना पड़ेगा। तो चूज करने के लिए हम 10 पन्ना क्यों पढ़ेंगे? एक बात समझो विकी, हमको जब चूजे करना होगा तो हम फैक्चुअल चीज़ क्यों नहीं पढ़ेंगे? जैसे कि जो स्पीडी का करंट अफेयर हो गया है या घटना चक्र का करंट अफेयर होता है, घटना सार का होता है, हम उसी को पढ़ के हम काम कर लेंगे। जैसे मान के चलो कि आपसे पूछेगा कि यूक्रेन रशिया का भी झगड़ा हो रहा, तो गारंटी है कि उससे पूछेगा कहाँ कि क्या उसमें कंटेंट है। हो सकता है पूछे कि भाई रशिया के सीमा किससे नहीं किससे लगती है, यूक्रेन की सीमा किससे लगती है, तो आपको एटलस मैप में भी मिल जाएगा, ऑक्सफोर्ड का जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं। तो आप सब्जेक्टिव अभी मत पढ़िए पीटी के लिए जो पतली किताब आती है बस उसी पर फोकस कीजिए। इसका हम कह रहे हैं कि जब पीटी के पहले 1 महीना पहले इस पर जब चर्चा कर लिया जाएगा तो उतना ही आप काम कीजिए। देखिए अपने ऊर्जा को बचाइए, अपने ऊर्जा को बचा करके हम आगे आने वाले समय में उसको ज़्यादा हम खपाएंगे। जब में से मेरा जितना नज़दीक आएगा उतना ही ज़्यादा हम उस पर वर्क करेंगे। अभी हमको नहीं मेहनत करना है इस पर, समझ गए विक्की? इसलिए इस टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए, है ना? जी ठीक। हाँ अच्छा, एक और बच्चे का किसी ने पूछा है कि इसके लिए हम बुक कौन सा पढ़े करेंट अफेयर्स का, है ना? किताबें तो खैर पढ़ना ही पड़ेगा आपको। देखो बुक्स के लिए क्या है, इस करेंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा बढ़िया सोर्स होता है वह होता है इंटरनेट, है ना? अब देखो किताब में क्या है कि पहले आपको जो क्रॉनिकल आया करता था या पीडी आया करता था, इसका जो संपादकीय लेख होता था वह संपादकीय लेख काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था। क्लियर है? लेकिन अब क्या है कि अब इनकी क्वालिटी पहले जैसा हम, हालांकि हम इसको यूज़ नहीं फॉलो नहीं करते हैं, पता नहीं कि क्वालिटी क्या है, लेकिन अब जैसा सिनारियो है ना क्वेश्चन पूछने का, बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, वो काफ़ी मूव हो गया है, चेंज हो गया, यानी अब परमागत नहीं पूछता है। अब है कि आपका दिमाग किस किस एंगल में सोचता है और आप कितने एंगल को कनेक्ट करते हैं, उस पर आप आंसर डिपेंड करता है, आपके आंसर का एक्सप्रेशन डिपेंड करता है लास्ट में। यानी कोई एक किताब ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिस किताब को पढ़ करके आप पूरा का पूरा आईआर का जो टॉपिक होता है उसको कंप्लीट कर लें। इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, इसी को बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य बिल्कुल से जानकारी हो और हम बिल्कुल अवेयर हैं कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। तो एक किताब का नाम हम नहीं बता पाएंगे, जो किताब पे हम ज़्यादा फेथ नहीं करते हैं, क्योंकि भाई किताब जो लिखता है तो वो अपने हिसाब से लिखेगा ना, जो संपादक होते हैं, जो राइटर होते हैं। बीपीएससी का तो अलग है भाई साहब, वो लोग कॉपी क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं। अब देखो एक साइकोलॉजी यहाँ खेलना क्या है कि हम और आप अभी कम उम्र के बच्चे हैं, स्टूडेंट लोग हैं, टीचर लोग हैं, बात समझे, 30-35 या 20 से 30 के बीच में एज होगा सब लोगों का। लेकिन जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो अमूमन देखिएगा तो 45+ होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट करते हैं, सेट करने वाले देखो 2 मेंबर होते हैं। पहला आपको सेट करता है या तो बीपीएससी का मेंबर सेट करेगा या किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सेट कर। बीपीएससी अभी भारत का एक ऐसा आयोग है ना कि जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से पेपर ले रहा है, तभी तो इतना डायनेमिक क्वेश्चन हो रहा है बीपीएससी का। तो एक किताब पढ़ करके आप इसको जवाब नहीं दे पाइएगा करेंट अफेयर सेक्शन का। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आप अवेयर रहिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो अच्छा न्यूज़ चैनल होता है बीबीसी टाइप का उनको आप देखिए कि क्या हो रहा है देश दुनिया में। आई बात समझ में? तब जा करके इस सेक्शन को आप टच कर पाइएगा। किताब का नाम बता देंगे, नहीं होगा तो हम ही को गाली दीजिएगा बाद में, सर ने बताया था, कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि किताब पे ज़्यादा नहीं जोर देना, खास करके करंट अफेयर वाले सेक्शन में। क्लियर है? बस ध्यान रखिएगा, हमारे देश की जो सरकार है, भारत सरकार है या फिर बिहार सरकार है, उनका किन किन देशों के साथ में हाल में कोई एग्रीमेंट हुआ है या हाल ही में क्या किसी प्रकार का आदान प्रदान हुआ है, व्यापारिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक, इसी पर फोकस करना है। तो वो जब तैयारी कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको दिमाग में अपने आप वो साइकिल आ जाएगा, वो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद सीखते चले जाइएगा आप। अभी आप लोग इसलिए परेशान हैं कि आपने उस चीज़ को फेस नहीं किया है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो जब पढ़िएगा, कंटिन्यू बुक्स पढ़िएगा, आसपास का माहौल देखिएगा, तो आ जाएगा आपके समझ में कि हाँ ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग खाना खाते हैं थाली में कि पहले हम किसका ग्रहण करें, है ना, पहले चावल खाएं कि पहले दाल खाएं कि पहले सब्जी लें। बिल्कुल वैसा ही चूज करने का यहाँ मिलेगा आपको आईआर में, लेकिन कब, जब आप बिल्कुल पढ़ने लगिएगा एक फ्लो में, तब आपको आ जाएगा,
है ना। तो एक किताब का नाम नहीं पूछें, सबसे अच्छा तरीका है इसका इंटरनेट। जो भी टॉपिक होता है आजकल तो इंटरनेट पे क्या है कि ओपन पब्लिकेशन, इंटरनेट पे बड़े बड़े ऑथर होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं, राइटर होते हैं, वो लोग पोस्ट करते रहते हैं अपने यहाँ, तो वो अच्छा कंटेंट आपको देते हैं ना, तो उस पर फेथ कीजिएगा। क्लियर है सबको, है ना। अगला अगला बताएं, अगला कुछ। हाँ हाँ बताएं। आर्ट एंड कल्चर का एग्जाम हुआ था सर आज, तो पेपर बोला आज नहीं हुआ, कल हुआ है 29 तारीख को कल जी। का। उसमें आनंद लाल ज्ञानी सर का बहुत सारे करेंट्स जो पिछले साल का सब आ गया है बहुत सारे देखे। तो हमको लिख के जरा भेज दीजिएगा वो पांडे जी, है ना। जी सर। अला मेरे पास क्वेश्चन है लेकिन हम उसको देख नहीं पाए हैं, जी समय नहीं मिल पाया हमको, तो ज़्यादा इंगेजमेंट था अभी हमको, तो हमको जरा लिख करके भेज दीजिएगा सेट नंबर, क्वेश्चन नंबर, ताकि हम उसको ये कर ले, है ना। जी जी। क्वेश्चन टेलीग्राम में भेज दीजिएगा जी, टेलीग्राम चैनल में अथी में भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिएगा। अच्छा टेलीग्राम, लेकिन हवाई जहाज जैसा काम करता नहीं, तुरंत डालते हैं पूरा जगह फैल जाता है ना। चलो अच्छी बात, हम डाल देंगे। हाँ चलिए, इसमें कुछ पूछना है करंट के बारे में। देखो अभी सारे बच्चे करंट पर ज़्यादा माथापेची नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, करंट पर बिल्कुल नहीं माथापेच करना है। अब क्या करना है, इसको अभी छोड़ो, पेपर के पहले 1 महीने पहले हम लोग जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या कि आप अच्छा पेपर पढ़े, कम से कम पेपर नहीं पढ़े तो न्यूज़ पेपर, ये न्यूज़ तो देखें, खास करके बीबीसी का, कि क्या क्या चल रहा है देश दुनिया में, है ना। चले आगे। और हमारे जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका एक यूट्यूब चैनल है, उनको भी क्या कीजिएगा, जो भी नए नए कंटेंट होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनका भी वो लोग वीडियो बना करके डालते हैं, तो उसको भी आप देख लिया करें, है ना। और देख करके पेज पे नोट करना है कंटेंट वगैरह सब, है ना। चलो यहाँ इसमें कोई समस्या किसी बालक बालिका को, आगे चले। देखो अब एक प्रश्न है कि बिहार स्पेशल को कैसे तैयार करें, है ना। तुमको समझ में आ रहा है मयूरी? यस सर, समझ में आ रहा है। गाना बजता है बैकग्राउंड में, नहीं पढ़ाई के साथ साथ में। सर बगल में मंदिर है तो वहीं बज रहा है। अच्छा अच्छा, सही बात है। देखो अब हम सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि जिस बच्चे ने पूछना कि बिहार स्पेशल को कैसे तैयार करें। पहले हम समझते हैं क्या कि यह बिहार स्पेशल जो है, हमको जो मेरे पास देखो जीएस पेपर यहाँ पे हो गया है, मेरे पास जीएस के 2 पेपर हैं, है ना। जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, क्लियर है, 2 पेपर मेरे पास में है। अब यहाँ और हम समझते हैं आगे क्या कि इस बिहार स्पेशल से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछता है। देखो तो जैसे कि पेपर फर्स्ट का जो पहला सेक्शन होता है क्या होता है, हिस्ट्री का होता है ना, आर्ट एंड कल्चर का होता है, सेकेंड आईआर का होता है, थर्ड हमारे स्टेट का होता है। ठीक, यहाँ देख लो फिर एक बार, ये हमारा पॉलिटी का होता है। वास्तव में ये पॉलिटिकल सिस्टम का टॉपिक है, पॉलिटी इसको नहीं कहेंगे। दूसरा होता है हमारा इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, है ना। तीसरा होता है साइंस एंड टेक। देखो यानी हमारे पास ये 6 टॉपिक हैं बीपीएससी में। इन 6 टॉपिक्स में अगर इन दोनों को हम गायब कर दें, आईआर को और किसको, स्टैटिक्स को, है ना, तो मेरे पास हिस्ट्री से बिहार स्पेशल पूछा जाता है तो आप कर लीजिएगा हिस्ट्री का जनरली ये मैटर आपको हर जगह मिलेगा, इसको बस पढ़िए रटिए दीजिए, है ना। तो ये आसान है, इसको आप कर लेंगे, इसमें ज़्यादा माथापिच नहीं करना है। अब सबसे चैलेंजिंग पेपर जो होता है वह होता है जीएस पेपर 2, जो 300 नंबर का होता है। और इसमें जो तीनों सेक्शन होते हैं बीपीएससी ने साफ लिखा है क्या कि भारतीय राज्य व्यवस्था, राजनीतिक गतिविधियां, है ना, भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। लेकिन अगर आप देखिएगा अच्छे तरीके से तो जो भी जैसे कि देखो 56, 59वीं से लेकर के 66वीं बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन देखिए, चूँकि करंट में तो यही हुआ है पिछले 10 सालों के भीतर में। इसमें इस सेक्शन सेकेंड में चाहे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया हो, इकोनॉमी ज्योग्राफी का पूछा गया हुआ हो, या फिर साइंस टेक का पूछा गया हो, इन सारे क्वेश्चन में एक शब्द जोड़ देता है क्या, बिहार के संदर्भ में, है ना। राज्यपाल पूछेगा पॉलिटी में तो बिहार का राज्यपाल का पूछ देगा, केंद्र संबंध का पूछेगा तो बिहार का पूछ देगा, इकोनॉमी जो। माइक बंद कर लीजिए, ये आर के सिंह आपके यहाँ से वाइब्रेशन हो रहा है।
इकोनॉमी ज्योग्राफी का पूछेगा तो जोड़ देगा बिहार के संदर्भ में। बात समझ रहे हैं? आर के सिंह आप माइक बंद कर लीजिए प्लीज कुछ देर के लिए, है ना। तो ये और साइंस टेक में देखिए कि एग्रीकल्चर पूछेगा आपसे या किसी प्रकार का उपग्रह पूछेगा, इंटेलिजेंस पूछता है, सब पूछेगा कि हाँ बिहार में जो कृषि होती है, बिहार में जो विकास हो रहा है उसमें रोबोट का क्या यूज हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज हो सकता है, उपग्रह का क्या यूज हो सकता है, यानी हर टॉपिक में आपको बिहार को क्या करेगा, इंक्लूड कर देगा। तो अब एक चैलेंज आता है, क्या हम जब यह समझ जाते कि हमको बिहार कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है, तो अब मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है, जवाब भी उसका होगा कि बिहार स्पेशल को कैसे तैयार करें। आप में से किसी बच्चा ने यह नहीं पूछा है कि बिहार स्पेशल को कहाँ से तैयार करें, सबने पूछ दिया है कि बिहार स्पेशल कैसे तैयार करें, है ना। तो ये तो वही बात हो गया कि रानी से पूछेगा रानी खाना कैसे तैयार करें, है ना। तो बहुत इजी सी बात है, बता देगी होगी पानी गर्म करो ये करो। लेकिन हमारे पास जो कंटेंट होता है बिहार स्पेशल को लेकर के, तो यदि आपने बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार सरकार का, बिहार का बजट और बिहार से जुड़ी हुई कोई अगर अच्छी किताब आपने पढ़ी होगी, तब जा कर के आपको समझ आएगा कि जो ये तीनों सेक्शन में बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है या पूछा जाता है उनके द्वारा, तो हम कहाँ पे किस डाटा को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मान लेते हैं बिहार में क्या होता है, बिहार में कृषि होता है, बिहार में ये बेरोजगारी है, बिहार में गरीबी, हर प्रकार का समस्या है। तो भाई जो उपाय उड़ीसा के गरीबी के लिए होगा वही उपाय तो हम बिहार में भी करेंगे ना जी। अगर सरकार का कोई योजना है तो हर राज्य के लिए बराबर होता है। तो एक तो होता है कि हमारे पास हल्कापन क्या आ गया कि हम जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसको हम अगर जो भी टॉपिक पूछा जाता है उस टॉपिक से हम जोड़ करके लिख लें। देखो उस योजना पे क्या काम करना है, आपको हेल्थ सेक्टर का, एजुकेशन सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का और कल्चर सेक्टर का, इकोनॉमी सेक्टर का, है ना। ये 5 टॉपिक जो है, इन 5 टॉपिक पे क्या करना, तुम लोग नोट्स बना लो। यानी हर टॉपिक पे क्या करना है, 3-3, 4-4 योजना को अब तक याद कर लो, उसी को रिपीट करना, लिख देना। हमने क्या कहा, देख लो हिंदी वाले बच्चे, हमने कहा कि जो संस्कृति है संस्कृति पर एक बार तैयार कर लो, स्वास्थ्य है स्वास्थ्य पर तैयार कर लो, तीसरा हमारा है शिक्षा, शिक्षा पर तैयार कर लो, चौथा हमारा पर क्या लिखे हैं ये अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर तैयार कर लो, और 5वां है आधारभूत संरचना पर, है ना। यानी विकास की जो गति होती है किसी भी राज्य के लिए, वह गति इन्हीं चारों चीज़ों से आता है। और ये 4 चीज़ें हमारे भाई उड़ीसा के लिए भी है, महाराष्ट्र के लिए भी और हमारे बिहार के लिए भी तो यही चीज़ें होंगी। तो यदि हमको बिहार को तैयार करना है तो हमको भारत सरकार का जो भी योजना है उन योजना को पढ़ना होगा। और ख़ास करके बिहार सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, उस इकोनॉमिक सर्वे में देखिएगा 14 चैप्टर दिए होते हैं, 12 9 10 हाँ लगभग 14th चैप्टर होते हैं। इन 14th चैप्टर में से जो लास्ट का 11, 12, 13, 14 चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या देखो, मानव विकास, एग्रीकल्चर और सहवर्ती क्षेत्र, है ना, आधारभूत संरचना का विकास, और एक लास्ट में आता है बाल विकास का, जिसमें कि महिला लोग सब इंक्लूड होते हैं। इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको बिहार का यहाँ से तैयार हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको कहाँ काम देगा, ये आपको काम देगा इकोनॉमी वाले सेक्शन में और साइंस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में काम देगा। लेकिन पॉलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉलिटी के लिए आपको सामान्य जानकारी चाहिए कि भाई राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य क्या होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है ना बीपीएससी कि बिहार के राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य का वर्णन करें, तो बच्चा सोचता है ऐसी दिमाग करके कि भाई बिहार का पूछ दिया है। अरे भाई राज्यपाल का काम तो बिहार का वही ना होगा जो उड़ीसा के राज्यपाल का है या जो अन्य राज्य का राज्यपाल का है। तो ये आप जब समझिएगा चीज़ को तब ना लिख पाइएगा। तो इसके लिए कोई स्पेशल किताब नहीं आती है। अगर आपको पढ़ने का इच्छा होता है तो बिहार नमन की किताबें हैं, जीएस का 1-2 आप उसको लेके पढ़िए, वो सफिशिएंट है आपके लिए। क्योंकि हमने जो किताब लिखी है हर चैप्टर में आपको बिहार का इंक्लूड करके लिखा हुआ है। क्योंकि हमने 3 सालों का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाई करके जो भी कंटेंट हमको मिला है हमने उस पुस्तक में उतारा है ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बिहार को तैयार कर सकते हैं। अगर आप किताब नहीं लेते हैं तो क्या करना है, आपको अभी फरवरी के आसपास में बजट इकोनॉमिक सर्वे पेश हो जाएगा बिहार सरकार का, उसको 400 पेज को आप डाउनलोड कीजिए और उसको हर चैप्टर को पढ़िए। क्योंकि वहाँ से बहुत कंटेंट आपको मिल जाएगा। कंटेंट मिलता है, फैक्ट मिलता है, और मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कैसा हो यह भी आपको मिलता है, तो आप बेहतर कर पाइएगा वहाँ पर।
तो इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, आपका बिहार स्पेशल ऐसे भी तैयार हो जाएगा और कहाँ से तैयार करना वो भी आपको तैयार हो जाएगा। बात समझ में आया? इस सेक्शन में कुछ और पूछना है किसी बच्चे को तो बताएं। जो डीआई होता है, पहले क्या था, देखो पहले समझते हैं कि डीआई होता है क्या, स्टेट क्या होता है ना, दोनों अलग चीज़ें हैं। डीआई जो होता है वह वास्तव में डाटा इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं और स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, वह सांख्यिकी को बोलते हैं। यानी पहले क्या था कि सांख्यिकी में आपको भाषा लिखना होता है, बहुत कैसे हम लोग ज्योग्राफी का लिखते हैं, इतिहास का लिखते हैं, लेकिन डीआई में आपको केवल डाटा पे ही काम करना है। डाटा परसेंटेज का हो, एवरेज का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, जो भी बेसिक चीज़ें हैं आपको वो अगर मजबूत होता है और आपको मतलब मेथड पता हो क्या कि मतलब ये सॉल्विंग मेथड पता हो तो आप डीआई में बेहतर कर पाइएगा। लेकिन डीआई में बेहतर आपको तभी कर पाइएगा जब आप डीआई का क्या हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे हों, है ना। अगर आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, इकोनॉमिक ऑप्शनल है या कि अन्य विषय का ऑप्शनल होता है ना, तो आप यह मत सोचे कि हम डीआई कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे कि भाई मेरा कॉमर्स है तो कॉमर्स में तो डीआई पढ़ना होता है, इकोनॉमी में डीआई पढ़ना होता है, हम कर लेंगे। लेकिन ठीक है कर लेंगे आप, लेकिन मान के चलो अगर हल्का भी डिजिट वहाँ पे अगर मिस हो गया ना तो आपका नंबर कहीं रहेगा प्लस में, आपका आंसर आ जाएगा माइनस में, तो नंबर आपका फिर मिलेगा 0। आप बोलिएगा हमने तो बनाया था पूरा क्वेश्चन, हमको दिया गया था 0 नंबर। तो ये होता है कि डीआई तैयार करने के लिए आपको केवल चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस। यानी आपके पास अभी 3 माह का समय है, इस 3 माह में क्या करें, यदि आप खुद से कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जहां आप जुड़िएगा, जिनसे जुड़िएगा वो तो डीआई पढ़ाएंगे ही, और वो तो डीआई पढ़ाएंगे ही वो कोचिंग वाले। लेकिन कोशिश की जाए कि अगर वो डीआई वाले आपसे रोज जो 20 दिन 25 दिन का क्लास होता है, अगर रोज आपसे एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करवाते हैं ना, तो 30 दिन में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस ऐसा ही आगे रहेगा। और देखते हैं युद्ध होता है, युद्ध कॉन्फिडेंस से लड़ा जाता है, हथियार से युद्ध तो हथियार तो बाद में यूज किया जाता है, मेन कॉन्फिडेंस का खेला होता है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको कब आता है, वही प्रैक्टिस करने से। तो डीआई क्या आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, है ना। आप ये बिल्कुल नहीं सोचे कि हमारा ऑप्शनल है तो हम कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आप समय नहीं व्यर्थ करें। अगर थोड़ा भी डाउट है, भाई देखो ये 72 नंबर का होता है डीआई, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। 72 नंबर का होता है, ये प्रैक्टिस जितना करेंगे, आपको कैलकुलेटर वहाँ पर ले जाने के लिए अलाउ होता है। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं जिनका कि ऑप्शनल होता है मैथ इकोनॉमी, बोला कि हम तो डीआई कर लेंगे, वो लोग सीधा कैलकुलेटर का यूज कहाँ करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में। भाई हमको युद्ध लड़ने जाना है तो पहले हम हथियार का चलाने का कर लेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, भाई उसका काम उम कर रहा है तब ना। देखते हैं बिहार सरकार में झंडा का सलामी दिया जाता है, उसका बंदूक का गोलियां नहीं निकलता है, कितना हंसी होता है वहाँ पे। वही चीज़ें हम लोग को हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल में। तो जो कैलकुलेटर आपको लेकर के जाना है मेंस में ना, आप उसको 2 महीना पहले खरीद ले, उसी पे उंगली बैठाने का काम करें। ये नहीं कि अभी हम ये ले लिए हैं, एग्जाम के बाद में एग्जाम से पहले हम दूसरा कैलकुलेटर लेके जाएंगे, नहीं, एक ही पे आपको काम करना, उसी पे। और जो भी सोल्यूशन कीजिएगा कैलकुलेटर पर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको एक हैबिट रहेगा करने का, समय का प्रबंधन भी हो जाएगा, समय की आपकी बचत भी हो जाएगी। तो डीआई का आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे डीआई का जो सोल्यूशन बताया गया है, खास करके जो इसके सेट भी बताते हैं, आप लोग जानते हुए उनका बहुत सारा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एरर है। डीआई का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, डीआई का किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर कैसे सही करेंगे ना, जैसे हमने सॉल्यूशन किया है ना, तो जो हमारा उत्तर आता है ना, उस उत्तर को फिर रिवर्ट करके देखो। अगर यह रिवर्ट उत्तर करके मेरे पास जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का डाटा को सही कर लेता है, तब हमारा आंसर क्या माना जाता है, सही माना जाता है। लेकिन बच्चा जनरली ऐसा काम नहीं करते हैं, वो लोग वहाँ एक्सप्रेस किए और लेकर के चले आए। तो इस पर क्या कि आपको भी सतर्क रहना है, क्योंकि देखो टीचर अपना काम कर देगा, लेकिन सतर्क आपको रहना है कि कहीं टीचर चोरी तो नहीं कर रहा है, हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ी ना अभी जान पाइएगा। आपको पता लगेगा कि 2 साल बाद, ये फैक्ट बात है। लेकिन अभी आपको फेथ करना पड़ेगा कि हाँ, हमको जो बताया जा रहा है वो सही मार्गदर्शन में बताया जा रहा है। तो स्टैटिक्स से बहुत सारे आंसर यूट्यूब पे गलत हैं, तो उस पर आप नहीं जाइएगा, बल्कि खुद पे उसको खुद सॉल्व करो। कहें 56-59 से लेकर के 66 तक का मेंस का क्वेश्चन आप अपलोड कीजिए, प्रिंट करवाइए उसको, और घर पे खुद से बनाइए एक एक क्वेश्चन को, और जो आपका आंसर आता है उसको रिवर्ट करके जाए ऊपर में क्वेश्चन की तरफ में। अगर डाटा सही मिलता तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा वो। तो इस प्रकार से आपका स्टैटिक्स तैयार हो जाए, क्योंकि 72 नंबर को आप नहीं छोड़ सकते हैं। और मैथ है ये, अगर प्रोसेस पूरा सही हो जाएगा तो मैथ आपको जब पूरा नंबर मिल जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं कोई रोक सकता है। आप देखिए 2 जगह पे वीक पढ़िएगा,
एक जगह पढ़िएगा करेंट अफेयर्स में, और दूसरा जो डीआई को हल्के में लेके चला जाएगा ना, वो डीआई में बच्चे ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा सेक्शन होता है कि जीएस पेपर सेकेंड का जो सेकेंड सेक्शन होता है इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी का, इसमें बच्चे काफ़ी फंसते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछता है सब में बिहार को इंक्लूड कर देता है। अब बिहार का एक समस्या होता है, बिहार का समस्या समाधान भी ना होता है। जनरली हमको खांचा में पढ़ना है कि बिहार में ये समस्या है वो समस्या, सब लोगों को पता है। उसको अगर हम एक्सप्रेस अच्छे से कर दें, अच्छा हम मैप का यूज करें, मैप को हम बॉक्स में डाल दें, मैप में हम डायरेक्शन दिखला दें, नीचे लिख दें कि हाँ फिगर किस चीज़ का दिखा रहे हैं, और बिल्कुल उसको स्तर लेयर बाय लेयर हम बताएं, तो हमारा उत्तर दूसरे से बहुत बेहतर हो जाएगा। नंबर कहाँ नहीं देगा, नंबर देखो दुश्मनी तो नहीं ना हमारी आपसे बीपीएससी के ये कॉपी चेक करने वाले को, उनके पास से जितना अच्छा कॉपी जाएगा वो उनका मन उतना ही खुश होगा, उतना ही अच्छे से वह नंबर देंगे। आपको काम करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, आपको हैंड राइटिंग पे अच्छा काम करना है, और 2 लाइनों के बीच में एक स्पेसिफिक अंतर देना है। देखो कैसे उसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा राम जाता है, फिर लिख दिया हमने राम जाता है को बात कह रहे हैं, फिर देखो यहाँ कितना गैप है ना, तो हमको सेम गैप में यहाँ लिखना है राम जाता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हम गैप छोड़ दिए राम जाता है। यानी एक वाक्य यहाँ लिखे हैं, दूसरा वाक्य सही लिख दिए, और तीसरा वाक्य में हम इतना डिस्टेंस दे दिए, गलत है। यानी जितना डिस्टेंस हम इसके बीच में दिए हैं वही डिस्टेंस हम यहाँ देते हैं। इसका मतलब यह होता है कि बिहार सरकार यह मान करके चलती है कि यह बालक या बालिका उदंड है। क्यों उदंड है? क्योंकि भाई आपके पास जो कॉपी मिलती है वह सरकारी कॉपी होता है, यानी सरकार का संसाधन है। तो इतना गैप करके लिखिएगा तो वो समझेगा क्या कि यह लड़का सरकार के संसाधन का या रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रहा है, यानी इसमें अधिकारी बनने का गुण नहीं है। तो दिल खोल करके नंबर काटेगा आपको। अगर बैलेंस करके लिखिएगा ना तो सोचेगा कि हाँ इसमें क्या है कि बैलेंसिंग का गुण है। और एक अधिकारी जो होता है, सिविल सर्वेंट होता है, उनमें सबसे बड़ा गुण होता है संतुलन करने का, बैलेंस करने का। तो आपकी मेंस क्यों लिया जाता है? मेंस ज्ञान का थोड़ी होता है। मेंस होता है क्या कि आपकी लेखन शैली से पता चलता है आपकी गंभीरता का, आपकी मानसिकता का कि आप क्या सोचते हैं, आपके व्यक्त करने का कि आप भाई 4-5 केस है उसको आप हैंडल कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एसडीएम बन गए किसी ब्लॉक में, 15-20 लोग आपको लाठी लेकर के आ रहे हैं मारने के लिए, आप बोलिएगा गोली चला दो सबको? नहीं, आपको कैसे मैनेज करना है ये सब मेंस में आपके आंसर को सिखाया जाता है। मेंस में ही, मेंस के थ्रू ही जाता है वो सब उनके पास में, है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा। पीटी देखो, पीटी से तो ठीक है, पीटी से भीड़ छटा, मेंस से आपके व्यक्तित्व का जांच होता है। और पर्सनालिटी जो इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व का पोस्टमार्टम किया जाता है। परीक्षण आपके व्यक्तित्व का मेंस में होता है, और पोस्टमार्टम आपके व्यक्तित्व का होता है इंटरव्यू में। आप अभी, हम लोग अभी सिंपल से बैठे पड़े हुए हैं यहाँ पे, क्लियर है। लेकिन जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे सामने 5 लोग बैठे होते हैं, उसमें एक साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं बेचारे बैठे हुए। वो किसी न किसी ज़िले के आईएएस अधिकारी होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के वीसी होते हैं। पसीना यहाँ चुएगा तो सर नीचे से निकलेगा पसीना का बूंद, इतना प्रेशर होता है वहाँ पे। तो पूरा भाई 20-25 साल किसी राज्य को चलाए हैं, जिला को चलाए हैं, आपको नहीं चला सकते, आराम से चला सकते हैं वो लोग। तो हमको मेंस में ये नहीं सोचा कि हमको मेंस क्वालिफाई करना, बल्कि आपके व्यक्तित्व का जो व्यक्तिकरण होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है, मेंस से ही। बात समझ में आया? तो इस पर हम लोगों को क्या करना है, अच्छे से वर्क करना है ना। तो डीआई को ऐसे ही तैयार करना, ये हर सेक्शन में काम देता है सामान्यतः। अच्छा, दूसरा है क्या कि सिलेबस के बारे में क्या कोई पूछा था, बताएं जरा, हम मिस कर रहे हैं। सर डीआई से डाउट था। हाँ बताएं। सर माध्यमिका बहुलक भी डीआई में आता है क्या? माध्यमाधिका बहुलक जो होता है वह सांख्यिकी का उपज है, डीआई का उपज नहीं है माध्यमाधिका बहुलक। वो नहीं पूछेगा आपसे। अच्छा, क्योंकि ये बुक जो हम लिए थे ना वॉल्यूम 1, तो उसमें सांख्यिकी, हाँ जी जी, उसमें सांख्यिकी 72 लिखा हुआ है ना, देखे होइएगा। देखो डीआई क्या है कि अगर आप सांख्यिकी के भाषा शैली को, भाई थ्योरी समझेंगे तब ना प्रैक्टिकल पे हम जाएंगे जी। तो सांख्यिकी जो माध्य का बहुलक होता है, वो जब थ्योरी हमको पता चलता है, बता दिया जाता है कि हाँ हमको ऐसे सॉल्व करना है, तो आपको आगे का प्रोसेस बहुत ईजी लगता है। भाई वो किताब है ना, अगर सीधे हम सॉल्यूशन देना चाहे तो किताब कौन बच्चा खरीदेगा? सोचने वाली बात है ना। कितने बच्चे का भाग्य होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, हम लोग नहीं कर पाते ना वो लोग। तो हमको सबको देख करके बैलेंस करके देना होता था किताब को, इसलिए लिखा है। और कोई डाउट उसमें? सर डीआई का क्वेश्चन रिपीट होता है क्या प्रीवियस ईयर से? डाटा अलग होता है, बाकी क्वेश्चन सेम हो सकता है, डाटा बस अंतर हो जाएगा उसमें। अच्छा
और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप लोगों के पास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो जाके कल ही खरीद लीजिए दुकान से और देखिए कि जीएस में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है, हम उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। वो सबसे बेहतर तरीका होता है आपके मेंस की तैयारी का, है ना। सिलेबस से जुड़ा हुआ क्या कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताएं। हम मिस कर रहे हैं कि इस बच्चे ने पूछा था क्या। सर एक मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है सर, ये क्वेश्चन पेपर जो आता है क्वेश्चन बैंक का कॉमर्स का ऑप्शनल पेपर का, ये मार्केट में नहीं मिल पा रहा है सर। तो ये समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, कैसे बताएं, अगर हमसे होता तो हम बताएं। आप लोग को इस बारे में जानकारी होगा, जैसे कि तीन सब्जेक्ट है इसमें, मैं इकोनॉमिक्स का कॉमर्स का, तो कॉमर्स का क्वेश्चन बैंक मिलता होगा या नहीं मिलता मार्केट में? नहीं मिलता होगा, जरूर मिलता होगा। देखिए कॉमर्स के बच्चे कम होते हैं तो कोई भी प्रकाशक जो होता है उसको नहीं छापता है, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक बाजार बाद भी तो एक कंसेप्ट है, संकल्पना है। तो आप क्या करेंगे, घबराए नहीं, उसके लिए क्या करना है, आप कॉमर्स का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, वो विशाल पब्लिकेशन का था, किरण वाले भी छाप रहे हैं आजकल। तो मार्केट में जाइए, केवल क्वेश्चन आप लेकर के आइए वहाँ से, क्लियर है। आपके पास में कॉमर्स का जो भी सिलेबस है ग्रेजुएशन वाला, आप उस ग्रेजुएशन के टॉपिक भी तो पढ़े होंगे ना कॉमर्स, उससे क्या करें, टैली करें, उसी को बनाए, सॉल्व करें, क्वेश्चन को खुद बनाए ना। नहीं मिलता है मार्केट में तो हम क्यों रोएंगे भाई, हम खुद तैयार करेंगे ना। तो अच्छी बात है, तो भाई खुद मार्केट में क्वेश्चन बैंक तो मिल रहा है, सॉल्यूशन उसका नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। हाँ क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको, पटना में से छोटू विशाल का है, किरण का है, दोनों का मिल रहा है ना। केबीसी का भी मिलता हो, केबीसी का भी देख लीजिएगा। तो आपको पटना में देखिएगा छोटू के यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो फिर मेट्रो वाले के पास या मोना वाले के पास वहाँ बोल दीजिएगा उनको, तो मंगवा के दे देंगे आपको, है ना। वो लोग अच्छे हैं, काम करके आपको दे देगा। अच्छा आगे क्या है कि ओवरऑल मेंस की तैयारी कैसे करें, ये भी एक काफ़ी चैलेंजिंग टॉपिक है कि ओवरऑल मेंस की तैयारी, है ना। देखो ओवरऑल का मतलब ये हो गया इसमें कि आपके 3 पेपर चले आएंगे, है ना। एक हमारा पास GS1 आ जाएगा, GS2 आ जाएगा, हमारा ऑप्शनल आ जाएगा। हमने पहले कहा कि आपको कम से कम 10 आवर्स जो हैं वह 10 आवर आपको अपने पढ़ाई को देना होगा। यह 10 आवर में क्या करें, आप जिस भी अगर संस्थान से जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, तो 4 घंटे क्या करना है, अगर आप कोचिंग से जुड़ते हैं तो 4 घंटे आप अपने क्लास के लिए रखें, और 6 घंटा जो होता है सब काम छोड़ करके मम्मी पापा को बोलो कि हमको नहीं, हमको पढ़ने तो 2-3 महीना आपका नाम रोशन करेंगे, गार्जियन नहीं डिस्टर्ब करेंगे आपको। 6 महीना आपको क्या करना है, आप 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। बात समझ में आया भाई। 24 घंटा मिलता है, 8 घंटा सोइएगा, 2 घंटा खाना पीना, 12 घंटा हो गया ना। 10 घंटा ये 22 घंटा, फिर भी 2 घंटा तो समय तो आपको मिल ही जाता है कुछ अपना बात करने के लिए या घूमने फिरने के लिए। 10 घंटे आपको सीटिंग करना है, पढ़ाई करना है मज़े से। अब देखो इसको अरेंज कैसे करेंगे, यह तुम बांट लो कि भाई तुमको ऑप्शनल कितना पढ़ना है, जीएस कितना पढ़ना है, क्योंकि देखिए हर बच्चों का अपना अपना ग्रेविटी पावर होता है कि किसी बच्चे का ऑप्शनल मजबूत होगा, किसी बच्चे का जीएस मजबूत होगा, किसी बच्चे का सेक्शन कोई मजबूत होगा, कोई सेक्शन वीक होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे तैयार करेंगे। देखो हमारे पास चैलेंज, सबसे बड़ी बात क्या है कि चैलेंज क्या है कि जैसे कि मई के 3rd वीक में आपका मेंस होना है, क्लियर है। जनवरी आपका ख़त्म हो गया है ना, कल परसों उनका जनवरी का तो तिलांजलि हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक, यानी आपके पास गिन करके 90 दिन हैं। इस 90 दिन में ऐसा होगा कि 90 दिन में आपको 10 दिन जो होगा किसी का अभी लगन बहुत चालू होगा बिहार में फरवरी के बाद, है ना। देखिएगा 10 दिन तो आपको सब शादी ब्याह में जाना है, पार्टी में जाना है, घूमने फिरने जाना है। 5 दिन आपको तबीयत खराब रहेगा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, ह्यूमन का बॉडी है तो तबीयत खराब होता ही रहता है। 5 दिन 7 दिन तबीयत सबका फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गया, यानी 15 दिन तो आपका ऐसा ही खराब हो गया। 5 दिन आप ऐसे ही मान चलिए कि कुछ घर का इमरजेंसी काम है, यानी 90 दिन में 20 दिन तो आप ऐसे ही गंवाने वाले हैं। आपके पास बच्चा है 70 दिन, तो इन 70 दिनों में अगर डेट नहीं बढ़ता है बीपीएससी ऑडिटर मेंस का, तो आपके पास 70 दिन है, और 70 दिन में आपको 900 नंबर की तैयारी करनी है। 70 दिन में आपको 900 नंबर की तैयारी करनी है। तो ज़रा कर लो भाग कि एक दिन में कितना नंबर की तैयारी करनी होगी आपको। 7 से कैसे कटेगा ये, भाग करके देख लेना कितना करना होगा। उतना नंबर के आसपास में पर डे के हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है।
आई बात समझ में? यानी आपके पास समय कम है, दबाव ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम रखें। सबसे पहले रिसोर्स ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है, अभी आपको स्मार्ट और जो मेन हिट टॉपिक है उसी टॉपिक को पढ़ करके हमको आगे निकलना है। पूरा अगर सिलेबस पढ़ने बैठोगे तो बहुत लंबा समय लगता है। बीपीएससी तो हम 6-6 महीना पर क्लास लेते हैं मेंस का, है ना। तो उतना नहीं सोचना कि बस जो मेन टॉपिक है उस मेन टॉपिक को पढ़ना है, ख़त्म करके निकलना है। बात समझ में आया? तो ये है कि ओवरऑल सिलेबस को मेंस की तैयारी कैसे करें। तो आपको इस पर समय को डिविएशन करें, बांटे, पढ़ाई करें। और इस मेंस में भी आपका राइटिंग इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। कम से कम 1 घंटा आप तो लिखिए ही, और लिख करके अपने उत्तर को किसी ऐसे टीचर से चेक करवाना है जिन्होंने बीपीएससी का मेंस दिया हुआ हाल फिलहाल में। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले दिया हुआ हो, वो आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाएगा। जिन्होंने बीपीएससी का पेपर दिया हुआ हो या जो लगातार पेपर से जुड़े हुए हो, है ना, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे का जो राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग का प्रेजेंटेशन मेथड है, वो किस दिशा में जा रहा है, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और आपके कॉपी पर एक एक नुक्ता पर वह काम करे, तब जाकर के आपका 70 दिनों में इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। कोशिश करना है कि इन बीच में आप शादी ब्याह को अरेंज नहीं करें। कहीं जरूरी होता तो मत जाओ वहाँ पे। तबीयत खराब होता है 5 दिन तो ठीक है, 10 घंटे मतलब तुम 5 घंटा पढ़ो, मतलब क्विट नहीं करना है पढ़ाई को। 90 दिन आपको बैठना है तो बिल्कुल संकल्प लेकर के बैठना कि हमको तपस्या करना है 90 दिन, हमको 91 दिन में हमको ज्ञान की प्राप्ति कर ही लेना है बुद्ध की तरह। क्योंकि मेंस में ऐसा ही बच्चा पागल हो रखा हुआ है, 4000 के पास रिजल्ट दिया है ना, उसमें से समझो क्या कि 2500-2600 बच्चे ही मेंस देंगे। 1500 ऐसे बच्चे जिनको कि पता नहीं कि भाई मेंस का सिलेबस क्या होता है, ऑप्शनल कैसे तैयार करें। किसी के पास पैसे का दिक्कत है, किसी के पास संसाधन का दिक्कत है, किसी के पास कोई चाह नहीं रहा है कि हम भाई मेंस का पेपर दें। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा आपसे, यानी प्रत्येक 2 बच्चा में 1 बच्चा का सिलेक्शन होने वाला है मेंस में इंटरव्यू के लिए बीपीएससी का। जैसे अभी जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं ना, आप लोगों में ही प्रतिस्पर्धा, आप लोगों में से मुश्किल से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा लड़ा हुआ है कि भाई हम आगे तो हम आगे। तो ऐसे ही पेपर में ही होगा, है ना। तो उसको छोड़ना नहीं है, एनर्जी के साथ संकल्प लेना है कि 10 घंटा हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। और ओवरऑल मेंस का तैयारी का यही मतलब होता है कि ओवरऑल यानी पूर्ण रूप से सभी को माथा पर रख करके हमको चलना है। यानी GS1 को भी लेके चलना है, GS2 को भी लेके चलना है, ऑप्शनल को भी लेके चलना है। इस बीच में एक और बाबा जी घुस जाते हैं क्या कि हमको मेंस का राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, सर से हमको डांट भी सुनना है, डांट करके सुनकर रोना भी है, बहुत चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा सब फुट के रोता है क्लास में कि सर नहीं पढ़ेंगे, बहुत लिखवाते, बहुत ये करते हैं, होती है। दर्द जो होगा वो आदमी अभी के बेनिफिट के लिए होता है। तो ये होता है कि ओवरऑल मेंस की जो तैयारी होती है आपको ऐसे ही करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, किसी दूसरे के बताए हुए स्ट्रेटजी पर आपको काम नहीं करना है, आपको अपना स्ट्रेटजी खुद बनाना है। स्ट्रेटजी कैसे बनते हैं, देखो आपका वीक पॉइंट क्या है आप उसको पेज पर लिखो, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आप उसको पेज पर लिखो, और दोनों को कंपेयर करो कि जो मेरा वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट को हम क्या इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट से भर सकते हैं। सबसे खराब कंडीशन होता है हमारे जो बिहार की महिलाएं हैं जिनका शादी हो चुका हुआ है, वो तैयारी कर रही है ऑडिटर का, लेकिन वो काफ़ी हेक्टिक रहती है। घर का काम करना है, बच्चों को संभालना है, परिवार संभालना है, तैयारी भी करनी है। उससे ज़्यादा तो मेल जो जनरल मेन जेंट्स कैंडिडेट होगा उनको तो तकलीफ नहीं होता होगा, जो लड़कियां होती होंगी घर का उनको तो उतना ज़्यादा काम नहीं होता होगा। तो जब वो लोग तैयारी कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अपना वीक पॉइंट को ढूंढना है, उस वीक पॉइंट को मजबूत करने का प्रयास करना है, और अपना क्या कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर कम काम करना है, ज़्यादा काम करना भी, ताकि यह दोनों उंगली मेरा मजबूत रहेगा तब ना हम बाल्टी को उठाएंगे। एक उंगली मजबूत है, एक उंगली काम नहीं कर रहा तो कैसे बाल्टी को उठाएंगे। तो हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, और हमको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तब जा कर के हम क्या करते हैं, हम मेंस की ओवरऑल तैयारी कर पाएंगे, है ना। इसमें सहयोग होता है किसी अच्छे कोचिंग संस्थान का, अच्छे मेंटोर का, या फिर अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला हो, बताने वाला हो, समझाने वाला हो, तो उनके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में। ये होता है मेंस की ओवरऑल तैयारी। फिर देखो, अब एक बच्चे ने पूछा था कि क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी जो कोई अपने आप में एक वर्ड है ये नहीं है, वो अपने मन से बोलने की क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वो पूछना चाह रहे थे कि क्वेश्चन पूछने का जो ढर्रा है बीपीएससी का, वह ढर्रा कैसा हो सकता है और किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना।
हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के फ्रीक्वेंसी को चर्चा कर लें। देखो, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन की आवृत्ति कैसी होती है। आवृत्ति पढ़े होइएगा आप लोग, फिजिक्स का एक टर्म है फ्रीक्वेंसी का, कि जितना फ्रीक्वेंसी तेज़ रहता है उतना ही हमको साउंड क्वालिटी अच्छी आती है, उतना ही हमका विजुअलाइजेशन अच्छा होता है। जो बच्चे फिजिक्स के उनको जानकारी होगी, उसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन में भी काम होता है फ्रीक्वेंसी का। यानी हमारे आँख के सामने से जितना क्वेश्चन गुजरेगा, ध्यान से सुनना, हमारी आंखों के सामने से जितना क्वेश्चन गुजरेगा, हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा एंगल में सोच पाएगा और हम उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन को अपना बनाने के लिए तत्पर होंगे और अपना उसको हम बना पाएंगे। क्यों बना पाएंगे? क्योंकि जब आपको पता होगा कि, इसे एक एग्जांपल लेते हैं कि बीपीएससी ने फर्स्ट पेपर में पूछा, फर्स्ट सेक्शन में, कि भाई बिरसा मुंडा आदिवासी आंदोलन था ना, उनके कारण और परिणाम का चर्चा करें। फिर अगला सवाल पूछता है कि संथाल विद्रोह के कारण का चर्चा करें, परिणाम को चर्चा करें। तो भाई संथाल और बिरसा तो दोनों आदिवासी साहब थे, दोनों की सामान्य समस्याएं समान थी। तो अगर हम एक समस्या को जान रहे हैं तो दूसरा हमारा खुद तैयार होता है। यही होता है फ्रीक्वेंसी का। तो अगर हम बार बार अपने कॉपी से क्वेश्चन बैंक को उल्टाएंगे, देखें कि हाँ फर्स्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इसका मतलब यह होता है कि ईयर वाइज हम क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करें। जैसे देखो, 56 से 59 बीपीएससी, 60 बीपीएससी, उसके बाद क्या था, नहीं 60 से 62, 63, 64, 65, 66, ठीक। हम इतना ही का लिए हैं, आप लोग चाहे तो बैक ईयर का भी ले सकते हैं। हमने क्या उठाया? हमने उठाया कि हिस्ट्री का टॉपिक उठाया, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट सेक्शन का। हम क्या देखते हैं कि 56-59 में मान के चलो कि मौर्य कला पूछा, इसमें हम किसे पूछ दिया, पाल कला पूछ दिया, इसमें पूछ दिया हमको पटना कला पूछ दिया। एक एग्जांपल हम बताते हैं, क्लियर है? यानी ये आपको 38 मार्क्स देगा। तो देखो 64वीं बीपीएससी में क्या हो सकता है, सारे बच्चे समझेंगे। पटना कलम तो नहीं पूछेगा, इसके जस्ट पीछे पाल कला पूछा या नहीं पूछ सकता है। हमको ज़्यादा चांस किसका है? मौर्य कला का। यानी 64वीं में हमको क्या पूछेगा? मौर्य कला पूछेगा या हमको पाल कला पूछेगा। अब जरा देखो रागनी कि हमारे पास तो बिल्कुल विजुअल क्लियर है ना जी, कि हम क्या करेंगे। पटना को तो पढ़ना ही नहीं, रिपीट तो करता नहीं बीपीएससी। या क्या करता है, 1 ईयर के गैप के बाद रिपीट करता है। जैसे कि अगर 67वीं किसी बच्चे को मेंस देना होगा ना, तो वो 64वीं 65वीं मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेगा, तो उसका लगभग 40% टॉपिक तैयार हो जाता है। तो हमको तो यहाँ 2 ही टॉपिक तैयार करने हैं, हमको पता है कि 2 में हमको 38 नंबर आएगा, तो हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। जितना बेहतर कंटेंट होगा, जितना बेहतर डाटा होगा, जितना बेहतर एक्सप्रेशन होगा, उतना ज़्यादा हम काम कर पाएंगे। ऐसे ही क्या करना है आपको, पॉलिटी में आपको काम करना होगा, ऐसे ही आपको पॉलिटी में काम करना है, ऐसे ही आपको इकोनॉमी ज्योग्राफी में काम करना है। यानी आपको लिखना है पेज पे, क्वेश्चन बैंक उठाओ, देखो कि हाँ सपोज में पूछा कि गरीबी से पूछ दिया इस साल में, यहाँ पूछ दिया बेरोजगारी से, अब पूछ दिया बिहार में कृषि की समस्या से, लिखो पेज पे। और जब लिखिएगा ना तो आपके दिमाग में ना एक खाका बन जाएगा कि खाली खाली, कि भाई इस बार हमको क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इससे आपकी तैयारी। ऑप्शनल के लिए क्या करना है? ऑप्शनल के लिए क्या करना है, हाँ समझ में नहीं आ रहा, उसका क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है, 2 साल का ही क्वेश्चन मिल रहा है। आप में सबसे बड़ा आप में तो पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है, है ना। पहले पेशेंस रखे, जब बात खत्म हो जाएगी तब पूछिएगा हमसे, हम बता देंगे, है ना। क्योंकि अगर ये चीज़ आपको ये चीज़ पता है तो अच्छी बात है, सुनिए बैठ के, और बच्चों को तो सुनने दीजिए ना। एक अच्छा वक्ता है वही तो जो सुनता है, समझे शिल्पी, सुनने का प्रयास करें, हम बता रहे हैं आपका भी। देखो तो आपको इन सारे सेक्शन पे काम करना है अलग अलग से, तब जाकर के आप मेंटली प्रिपेयर हो पाइएगा क्या कि हमको मेंस की तैयारी कैसे करनी है और हम कितना बेहतर इसमें कर पाएंगे। क्लियर है? ये आपको यही होता है क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से हमको यह भी पता चलता है कि हमारा टावर का रेंज कितना दूर जा रहा है। देखती हो ना कि गाँव में टावर लगा तो फ्रीक्वेंसी होती है 200 मीटर या 2 किलोमीटर। तो यदि अगर आप क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ से बीपीएससी का दायरा शुरू होता है। यानी हम इतना कैपेबल हो जाएंगे रागनी कि हम बीपीएससी के क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर पाएँ। तो यह कब कर पाइएगा? जब जाकर के आप ऐसे इसका पोस्टमार्टम कीजिएगा, मेंस के आंसर क्वेश्चन का
तब जाकर के आप इतने कैपेबल हो पाइएगा। इसी को बोलते हैं क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी, है ना। ये समझ में आ गया। अब एक शिल्पी कुमारी का एक टॉपिक ये था, क्यूरी था कि ऑप्शनल का हमको क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है, तो इसका तो समाधान हम कैसे, ये तो समस्या नहीं ना है, ये आपके पास संसाधन की कमी। आप देखिए उसको मार्केट में जा करके। ये बताओ इसमें कुछ ओवरऑल जो क्वेश्चन आप लोगों ने दिया था, हमने डिस्कस करा है, कुछ और क्वेश्चन है जिसको कि आप जानना चाह रहे हैं, बताओ, या कुछ और पूछना है तो पूछो, हम बताते हैं। सर पॉलिटी का भी थोड़ा डिस्कस कर देते। पॉलिटी का थोड़ा डिस्कस कर दें, पॉलिटी का, है ना। जी सर। क्या डिस्कस कर दें पॉलिटी का, बताएं। ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन? सब क्वेश्चन रिपीट होता है। हमने कहा हर क्वेश्चन रिपीट, लेकिन वो क्या करता है कि 2 साल बैक ईयर का पूछेगा। मतलब अल्टरनेट रिपीट होता है ना सर? अल्टरनेट नहीं, 2 ईयर के गैप पर रिपीट होता है। 2 ईयर के गैप पे। हाँ, 2 ईयर के गैप पे। लीप ईयर हर साल थोड़ी आता है सिंधु, 4 साल के बाद आता है ना लीप ईयर। जी सर। उसी प्रकार, हाँ, उसी प्रकार जो बीपीएससी होते हैं रिपीट तो करता है, लेकिन 2 साल 3 साल के गैप के बाद रिपीट करता है, और कई बार रिपीट करता भी नहीं है। तो आपको इस संतोष में नहीं रहना कि भाई रिपीट करेगा तो हम उसको देखेंगे, नहीं। आपको हर टॉपिक को लगभग, देखो क्या है कि GS 1 के सेक्शन 1 में अगर आपको लगभग 18 टॉपिक कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। सेक्शन 2 में लगभग 15 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, और सेक्शन 3 का जो स्टैटिक्स होता है तो खैर प्रैक्टिस का होता है, काम खत्म कर। सर ये टॉपिक जो आप बता रहे हैं, ये टॉपिक क्लियर कर देते हैं। ये 18 टॉपिक कौन कौन सा है? आपके पास किताब नहीं है कोई अच्छी किताब बीपीएससी का? जी सर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है मतलब। हाँ, तो ये तो आप खुद निकालो ना, हम तो बोल देंगे आपको। देखो 18 पे क्या क्या देखो बताते हैं। पटना कलम है, मौर्य कला है, पाल कला है, असहयोग आंदोलन है, सबने बंगे आंदोलन है, 5 तो हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन है, बिरसा मुंडा आंदोलन है, कुंवर सिंह की भूमिका है, आज़ाद दस्ता की भूमिका है, संथाल विद्रोह है ना। उसके बाद कि बिहार में महिला क्रांतिकारियों का योगदान है, बिहार में पत्र पत्रिकाओं का विकास है, और क्या छूट रहा है? हाँ, गांधी नेहरू टैगोर साहब है। आजकल तो बिहार गजब कर रहा है कि बिहार के जो स्थानीय नेता है ना उनको पूछ रहा है। यानी देखें कि अभी लोहिया का पूछ दिया था, जयप्रकाश साहब का पूछ दिया, यानी अब ढर्रा बीपीएससी चेंज कर रहा है। खाली गांधी बाबा का, नेहरू बाबा का ढो करके हम लोग पास नहीं कर पाएंगे टैगोर बाबा का। यानी अब आपके बिहार में जो भी पर्सनालिटी हैं, जो भी व्यक्तित्व हैं, उन सब को क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। राजेंद्र प्रसाद साहब को तैयार करना है। उसके बाद कि देखिएगा जयप्रकाश नारायण को तैयार करना है। उसके बाद कि हसन इमाम अली इमाम को तैयार करना। जो भी आपके प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं उन सबको आपको पढ़ना, जिसने कुछ थ्योरी दिया, फिलोसफी दिया हुआ है। बात समझ में आया? तो अब ढर्रा चेंज करना है हमको, समझी। ये अगर जोड़ेंगे तो हमको 15 टॉपिक 18 टॉपिक हो जाते हैं। देखो सेक्शन सेकेंड में क्या है, करेंट अफेयर का है। आरके सिंह माइक बंद कर लीजिए आप। सेक्शन सेकेंड में क्या है, सेक्शन सेकेंड में करंट अफेयर का टॉपिक हमने बताया था। तो ये क्या है कि ये तो विशाल टॉपिक है ना, तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे बाद में, है ना। जब क्लास आगे बढ़ेगी तो सब कुछ एक साथ नहीं चर्चा कर पाएंगे ना। मान के चलो अभी हम टॉपिक का चर्चा कर दें, वो टॉपिक अभी रिलेवेंट नहीं रहा, कुछ आने वाले समय में अलग टॉपिक रिलेवेंट हो जाएगा, तो इसको पढ़ने का क्या महत्व रहा, औचित्य रहा, आई बात समझ में। तो इसमें अभी वर्क नहीं करेंगे। फिर देखो अब एक इसी में अगर हम करते हैं सेकेंड पेपर का, देखो यहाँ पे सेकेंड पेपर में फर्स्ट पे सेक्शन क्या है कि पॉलिटी का है। तो पॉलिटी में क्या है कि इसमें लगभग आपको 15+ टॉपिक पढ़ने होते हैं। अब इसको तैयार कर लो। ये तैयार करने के बाद आपको 66वीं बीपीएससी, उसके बाद सीडीपीओ का मेंस हो जाएगा, 60वीं बीपीएससी हो जाएगा, सब में आपको काम देगा। इसमें क्या पढ़ना है, देखो राज्यपाल पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है, फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है, उसके बाद कि डीपीएसपी पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, हिंदी में बोलते हैं, चुनाव आयोग पढ़ना है हमको, केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है, अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ना है, उसके बाद कि नीति आयोग की भूमिका पढ़ना है, बिहार सरकार के जो भी समाज कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हमको पढ़ना होता है। उसके बाद कि देख लो न्यायालय के द्वारा जो रीट दायर किया जाता है वो हमको पढ़ना होता है। हर टॉपिक को तैयार कर लोगे ना तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भाई। जैसे हमारा हर टॉपिक तैयार है, हमको पता है कि कहाँ पूछेगा, तो हमको समस्या नहीं होती है मेंस में, वो जाते हैं ठीक ठाक चला जाता है। लेकिन वो चीज़ें आपको भी तो आएगी ना, आप में कब आएगा, जब आप उसको तैयार कीजिएगा तब, उसमें वर्क कीजिएगा तब। बात समझ में आया है। और पॉलिटी में क्या करता है बीपीएससी, हर सेक्शन में बिहार का क्या संदर्भ ले लेता है।
जैसे बोलेगा कि चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव करवाता है पूरे भारत में ना, बोलेगा कि हाँ बिहार में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए बिहार चुनाव की भूमिका का चर्चा करे। पूछा था ना कि बिहार में चुनाव की एक CDPO का मेंस हुआ था 2019 में, उसमें कुछ पूछा गया था कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आयोग की शक्ति एवं कार्य का वर्णन करे और बिहार में चुनाव प्रचार की पद्धति का वर्णन करे। यह पद्धति तो देखिए आम बात है ना, हम जैसे चुनाव में खड़े होते तो कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव प्रचार करते हैं भाई, पंपलेट देते हैं, घर घर जाते हैं, बोलते हैं चाचा चाची हमको वोट दो, है ना, उसके बाद रैली निकालते हैं, चौराहा पे नुक्कड़ चौराहा करते हैं, नाटक करते हैं, यही समान से तरीका है ना। BPSC क्वेश्चन पे लिखता है कि परीक्षार्थी अपने प्रश्नों का उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे। बात समझ में आया? बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको जवाब देना होता है, वहाँ पे बच्चे की तरह। वहाँ 30 मार्क खान बनिएगा तो समस्या हो जाएगा हमको। तो जो भी टॉपिक होता है उन सारे टॉपिक्स का बिहार का राष्ट्रपति पूछेगा तो पूछ लेगा भाई राष्ट्रपति बिहार में किस प्रकार के शक्ति का प्रयोग करता है। राज्यपाल का तो हर साल पूछता है तो उसे पूछेगा बिहार के राज्यपाल का क्या शक्ति एवं कार्य है, बिहार के मुख्यमंत्री का क्या काम हो सकता है, बिहार के मंत्रिपरिषद का क्या काम हो सकता है, सरकार के द्वारा कल्याणकारी कौन कौन योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं इकोनॉमी के लिए। हर प्रकार के टॉपिक को आपको डिस्कस करना है। आई बात समझ में? तो जब पढ़िएगा टॉपिक को, 15 टॉपिक का मतलब होता है 10 से 12 दिन, तो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, है ना। ऐसे ही देखो इकोनॉमी का जो सेक्शन आता है, इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी का, इसमें क्या पढ़ना है देखो, इसमें तुमको गरीबी पढ़ना होता है, बेरोजगारी पढ़ना होता है, ऊर्जा पढ़ना होता है। अब देखो ऊर्जा क्या है कि अगर ऊर्जा तैयार आपका हो जाए तो वह ऊर्जा आपको यहाँ भी काम देता है सेक्शन सेकेंड में, और यह ऊर्जा आपको सेकेंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में भी काम देता है, एनर्जी। बात समझ में आया? यहाँ पर कृषि अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो यह कृषि हमको यहाँ भी काम दे देता है ना। टॉपिक पर समझ लेते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर कृषि हमको पढ़ लेना होता है, बेरोजगारी है, गरीबी हमने डिस्कस कर लिया, ऊर्जा पढ़ लिया हमने, है ना। फिर देखें कि बिहार में आर्थिक विकास की संभावनाएं, बिहार की क्या क्या समस्याएं हैं बिहार में, उसके बाद की सामाजिक सांस्कृतिक जो सामंजस्य होता है, जो पिछड़ापन है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या बिहार को विश्व राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इस पर हमसे इकोनॉमी का चैप्टर है ये पूछा जा सकता है। श्वेत क्रांति पूछा जा सकता है, हरित क्रांति पूछा जा सकता है, जातीय वानिकी पूछा जा सकता है, बिहार के वन संसाधन पूछा जा सकता है, बिहार के खनिज संसाधन पूछा जा सकता है। कहने को तो इकोनॉमी इंडिया का है, यूरोपियन इंडिया का, लेकिन पूछता है बिहार का। एक क्वेश्चन देखे होइएगा आप लोग, बिहार का पूछेगा, बिहार के भौतिक प्रदेश का वर्णन करें, बिहार की मिट्टी के बारे में बताए। तो ये चीज़ें आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। और साइंस टेक में क्या कि साइंस टेक में आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ना होता है, उसके बाद कि तुमको इसरो के विषय में पढ़ना होता है कि भाई अंतरिक्ष में क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं, अंतरिक्ष मलबा पढ़ना होता है, जो नई बीमारियाँ आती हुई हैं। जैसे देखिएगा कि एड्स बहुत चला था 2000 के आसपास में, तो BPSC ने 2 बार एड्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अभी हमारे यहाँ कोविड चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो कोविड पे क्वेश्चन पूछा था ना BPSC ने ना। अभी ओमिक्रॉन है तो ओमिक्रॉन पे पूछेगा, सिम्टम पूछते हैं, उसका क्या क्या उपाय हो सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं, सब आपसे पूछेगा वो, है ना। उसके बाद उर्वरक पूछता है, चूँकि देखो बिहार एक खाद्य प्रधान ये उत्पादक राज्य है ना, तो उर्वरक एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। जो खाद होते हैं, फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करते हैं उनके संदर्भ में, तो पूछेगा कि भाई जैविक उर्वरक का क्या यूज होता है, रासायनिक उर्वरक का क्या यूज हो सकता है। उसके बाद कि ट्रांसजेनिक फसल आपसे पूछे जा सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जुड़े हुए हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज हो सकता है, हमारे सैटेलाइट का क्या यूज हो सकता है, रोबोट का कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। इन सब का टॉपिक आपको तैयार जब कर लीजिएगा तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगी आंसर लिखने में और टॉपिक तैयार करने में, है ना। ये सब सारे टॉपिक्स हैं जो अब समय जैसे जैसे क्लास चलेगी ना वैसे हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके अलावा बताएं कि और कोई समस्या है इसके विषय में, बताएं टॉपिक से जुड़ा कोई भी इश्यूज हो। और तो नहीं किसी को पूछना है? कल कौन सा टॉपिक पढ़ोगे बताओ सर। हाँ बताएं सर, इतना कुछ बता दिया सर, लग रहा है एकदम समुंदर है सर, डुबकी लगाएंगे तो निकल पाएंगे। समुंदर में आदमी नहीं तो डूबता है, छताता है। आपने बातें गलत बोल दिया आर के सिंह जी। समुंदर में जब डुबकी लगाएगा तो जो आप तैरिएगा, बिल्कुल पार कर जाइएगा। सर कुछ शॉर्टकट बताना चाहिए ना सर, शॉर्ट टर्म में जब कोर्स है तो शॉर्टकट। देखिए शॉर्ट टर्म का तो कोर्स हम चला नहीं रहे। सबसे पहली बात कि शॉर्ट टर्म का हम कोर्स नहीं पहले बताते फिर से कि हम शॉर्ट टर्म का कोर्स नहीं चलाते हैं, नहीं तो कि क्रैश कोर्स टाइप का, उससे हमको संतुष्टि नहीं मिलती है ना। होता कि मतलब छिछला पढ़ाई देना, वो मज़ा नहीं आता हमको पढ़ाने में। हम इतना गारंटी दें कि 3 महीने का जो आपका टेन्योर है ना, 3 महीने में ये सारे टॉपिक हमको डबल मेहनत करना पड़ेगा, हम मेहनत करेंगे तक उसको ख़त्म करवाएंगे हम। क्योंकि खाली ऑडिटर ही नहीं ना आपका स्कोप है भाई, आपका स्कोप आप ऑडिटर पास की तो BPSC का मेंस भी तो देना है।
तो अगर हम अभी इसमें हम कमी कर दें आपको पढ़ाने के लिए, बात समझे, और ऑडिटर आपका सरकारी मेंस में हम पढ़ाई ढंग से नहीं पढ़ा पाए, तो अब तो हम ही को तो कोसिएगा। इतना भरोसा रखिए कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसको हम पहले पढ़ाएंगे, और जो भी अगर कुछ बैक टॉपिक होगा उनको हम बाद में पढ़ा देंगे। जो रिलेवेंट टॉपिक हो उसको हम यही कर सकते हैं। लेकिन सोचिएगा कि हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ा दें महत्वपूर्ण टॉपिक, तो वो नहीं हो पाएगा वो चीज़ें आरके सिंह, है ना। क्योंकि ये क्रैश कोर्स नहीं, पूरा कंप्लीट कोर्स हम करवा रहे हैं पेपर 1 2 का। भाई आगे भी आपको काम देगा। बीपीएससी का सिलेबस जब तक नहीं चेंज होता है सिविल सर्विसेज का, तब तक ये टॉपिक आपको काम देगा, है ना। और जितना टॉपिक हम बताए हैं ना, देखिए 15 तिया 45 और 90 क्या 45 इसमें 15 उसमें 60 लगभग 80 टॉपिक ही आपको कवर करने हैं। तो भाई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में 80 टॉपिक आप नहीं पढ़ पाइएगा, है ना। पढ़ने के लिए तो पढ़ लेंगे, लेकिन रहेगा नहीं ना उतना। नहीं रह जाएगा, चिंता मत कीजिए। हम पढ़ा, देखिए हमारे क्लास में हम लिखवाते नहीं हैं, किसी बच्चे से पूछिएगा, हम काम करवाते हैं समझाने पर। क्योंकि अभी हम आपको लिखवाएंगे तो वो मेरी भाषा होगी ना। हम आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसको जरूर लिख लीजिएगा, है ना। क्योंकि जब समझिएगा चीज़ों को, हाँ जब समझिएगा चीज़ों को तब ना आप उसको लिख पाइएगा। अब बैठ करके मैं लिख देंगे हाँ लिखो कृषि की समस्याएं फलाना फलाना लिखवा दें, तो हमको खुद नहीं मजा आता है तो आपको कहाँ से मजा दे पाएंगे पढ़ाने में, नहीं हो पाएगा वो। तो हम समझाने पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, और जो भी कंटेंट या डाटा हम प्रोवाइड करवाते हैं ना वो आपको नहीं कहीं मिलेगा। क्योंकि देखो हम एक टॉपिक पढ़ाने से पहले हम 5 सोर्सेस उस टॉपिक को देखते हैं, डाटा को नोट करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते, तब जाके हम क्लास में अटेंड करते हैं बच्चों को। कमीशन का बच्चा है ना, उसको अगर हम गलत डिलीवर करेंगे तो जाकर के अधिकारी बन के तो गलत काम करेगा। तो ये पाप हम क्यों लेंगे इतना कम उम्र में, उम्र से पहले ही खत्म हो जाएंगे, हम सबका श्राप लेंगे तो, है ना। तो ये काम हम नहीं कर पाते हैं। सर आप और कोई आपके चैनल पे ऑप्शनल का कोई ये है? कौन सा ऑप्शनल बताएं? कॉमर्स का। हाँ कॉमर्स है, इकोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स नहीं है हमारे यहाँ, है ना। तो कॉमर्स सर आप ही पढ़ाते हैं या कोई और? नहीं हम नहीं, मैडम पढ़ाएंगे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो कल परसों आपको हम नोटिस डाल देंगे उसमें। सर आप स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं? हाँ जी जीएस का और ऑप्शनल का तैयार मिलेगा आपको, स्टैटिक्स को छोड़ करके। सर वो कैसे लिया जाएगा कुछ? एडमिशन जब होगा तो भेज दिया जाता है आपके पते पे, जो पता आप लिखवाएंगी वो कुरियर कर दिया जाता है आपको, है ना, सारे मटेरियल्स को। एडमिशन क्या प्रोसेस है सर? वेबसाइट पे जाके एडमिशन कर लीजिए या फिर कॉल कर लीजिएगा। वेबसाइट पे है ना सब कुछ, उसमें जितना पेमेंट करना है सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर दो। कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग करना है, वहाँ से पेमेंट कर लीजिए। या गूगल पे फ़ोन पे से करना चाहते हैं तो आप कॉल कर लीजिएगा, नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं, है ना। सर कभी ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी या ऐसे ही? हम लोग ऑनलाइन पे ही काम करते हैं। देखो अभी गूगल मीट पे है ना, तो इसलिए आपको इरिटेशन हो रहा है। जब ऐप पे क्लास कीजिएगा आप शिल्पी, तो बहुत HD क्वालिटी में वीडियो हम लोग देते हैं, HD साउंड में आपको मिलेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। बस हम लोग सामने नहीं बैठ पाएंगे, आपके सामने हम लोग नहीं बैठ पाएंगे ना, नहीं थे कि ऑफलाइन क्लास में बैठे रहते हैं सामने में। अगर आपको वो कब से स्टार्ट होगा सर? नहीं हम लोग अभी तो ऑनलाइन में ही हम लोग काम कर रहे हैं, और हमको ऑनलाइन में ही आगे काम करना है। ऑफलाइन में बहुत झमेला होता है। नहीं ऑनलाइन में ही आपने बोला ना कि अभी मतलब ऐप पे स्टार्ट करेंगे वो। हाँ वो जैसे कि आज की क्लास हो गई है, कल और परसों 2 दिन तो गूगल मीट पे क्लास होगा, वो फ्री का डेमो क्लास होगा, है ना। उसके बाद जो भी बच्चे इनरोल हैं पहले से या जो इनरोलमेंट करवाएंगे उनको सबको यूजरनेम पासवर्ड दिया हुआ है। उनको क्या करेगा, क्लास का टाइमिंग होगा, ऐप पर जाएंगे, वो क्लास खोलेंगे, क्लास उनको दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। वो बहुत साफ दिखाई देता है, बहुत साफ। उसमें डाटा थोड़ा कंज्यूम होता है 1 GB के आसपास क्लास में 2 घंटे में, लेकिन बहुत साफ आपको दिखाई देगा। एक वर्ड, एक बिंदी लिखेंगे ना, वो बिंदी भी आपको उसमें दिखाई देगा, है ना। और किसी को कुछ पूछना हो समझना? हाँ पूछ लीजिए नवीद। सर जैसे आपने बताया कि इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शनल में क्लास होगा, तो ये जानकारी मुझे आपके द्वारा जानकारी दी। मैं कॉल जब किया था उस समय पता नहीं चला मुझे कि आपके पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच आने वाला है, तो इस पर थोड़ा सा बता दें। हाँ, कब से आने वाला है, क्या ये आपको फरवरी के 2nd वीक में, फरवरी के 1st वीक में ये कॉमर्स का भी और
इकोनॉमी का भी क्लास शुरू हो जाएगा। आर के सिंह जरा माइक बंद कर लीजिएगा 1 मिनट के लिए आप। इसमें है क्या कि अभी उन सर से हमारी बात हुई है, तो जब तक सर को नहीं मथे तब तक कैसे उनको हम हायर कर पाएंगे, है ना। उन लोग का जो तो फी होता है बहुत ज़्यादा, 1000-1500 रुपया पर घंटा के साथ चार्ज करते हैं वो लोग, है ना। तो जब तक उनको पैसा जब हम पे करेंगे ना, तो उनका तो क्वालिटी भी तो हम देखेंगे। तो हम फरवरी 1 वीक में ये है कि ये दोनों बैच चलाएंगे। अपने यहाँ 3 ऑप्शनल होंगे, मैथमेटिक्स होगा, कॉमर्स होगा और इकोनॉमी होगा। ये 3 ऑप्शन हम करवाएंगे यहाँ पे। और जीएस के लिए तो खैर सोचना ही नहीं, जीएस तो खैर उसमें तो खैर आपको परेशानी होने देंगे, है ना। ये तीनों विषय यहाँ पे होंगे। सबका मीडियम हिंदी है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं आप लोग? सर मीडियम तो हिंदी है, लेकिन मैथ्स का तो हिंदी में लिख नहीं पाएंगे। वो ग्रेजुएशन में तो हम इंग्लिश में ही लिखे थे, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या किया जाए। वो हो जाएगा शिल्पी, पर सिंधु परेशान नहीं हुए, है ना। वो उसका आने दीजिए। ये तो मैथ आप लिख लीजिए इंग्लिश में। एक आवेदन है ना, बीपीएससी को लास्ट में दे दीजिएगा। मेंस होने से पहले एक आवेदन अपने हस्ताक्षर से एडमिट कार्ड के साथ में उनको दे दीजिए कि सर कि हम अक्षम हैं कि हमारा जो मैथ का कॉपी इंग्लिश में स्वीकार किया जाए, तो वो लोग स्वीकार कर लेंगे, है ना। एडॉप्ट कर लेते हैं जनरली बीपीएससी वो, क्योंकि उनको पता होता है ना बच्चे लोग। और सर आपके पास स्टडी मटेरियल मैथ्स का इंग्लिश में प्रोवाइड कीजिए, हिंदी में? वो बाइलिंगुअल होगा, ज़्यादातर इंग्लिश ही रहेगा, हिंदी उसमें समझिए कि ओके सर। क्योंकि दोनों माध्यम के ना बच्चे हैं। तो हाँ बताएं सर। जैसे रेगुलर बेसिस पर जो क्लासेस होंगी उसमें तो समझाया जाएगा, आपके द्वारा बताया जाएगा, लेकिन उससे संबंधित नोट्स उसी समय प्रोवाइड कराया जाएगा क्या? एडमिशन लेते ही आपको सारा नोट्स भेज दिया जाएगा घर पे। 4 से 5 दिन के बीच में पहुंच जाएगा। जहां भी आप, अगर आपके पास पोस्टल कोड में कुरियर की सर्विस उपलब्ध होगी तो पहुंच जाएगा। और टॉपिक जैसे कल हम जो शुरू करेंगे ना क्लास में, तो आपको पहले बता देंगे कि भाई ये टॉपिक हम शुरू करें, तुम आप पढ़ करके आइए। तो आप टॉपिक किताब से पढ़ेंगे या नोट से पढ़ेंगे, क्लियर है। वो पढ़ने के बाद में आपको क्लास में एडिशनल जानकारी मिलेगी अलग से, क्योंकि किताब हो या नोट्स हो ना, उसमें सीमित जानकारी, तो कुछ अपडेट भी तो करेंगे ना अपने नॉलेज को, आपको डिलीवर भी तो करना है ना। वो सब आपको मिल जाएगा। आप उसके जीएस के लिए नहीं सोचो, परेशान मत हो। जीएस के लिए जो भी ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं ना, उसके लिए सोचना नहीं है आप लोगों को, है ना। वो सर मैं ये बोल रही थी कि चलिए जीएस 1-2 तो आप पढ़ा देंगे, वो तो ठीक है, आपका देख भी लिया हम लोगों ने। और ये ऑप्शनल का अगर मैम एक डेमो दे देती तभी तो हम लोग के लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह ले ही लेते। अरे हम वही तो कह रहे हैं कि 3 दिन मैडम का डेमो आप देखना। अभी हम जब अनाउंस करेंगे ना बैच को, तो 3 दिन आप मैडम का डेमो देखना। मैडम का पढ़ाई समझ में आपको आएगा तभी आप आगे एडमिशन लेना। हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि आप अभी एडमिशन ले लो ना, हम तो दे ही रहे हैं 3 दिन का डेमो। जैसे आपने हमको देखा ना, परखा कि भाई मतलब कैसा, अब तो आप लोग बताइए कैसा बताते नहीं बताते, वो तो हमको नहीं पता है। लेकिन जैसे आपने हमको देखा है वैसे ही तो मैडम को भी जांचेंगी ना कि वो क्या पढ़ा पाती हैं, क्या समझा पाती हैं। क्योंकि जब हमने कहा है कि वो दिल्ली कॉलेज की प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इसमें समझ जाओ कि वो वहाँ नौकरी उन्हीं को होता है दिल्ली में ना, कि जो मतलब टॉप रैंकर होते हैं। बात समझ में आया? तो उसमें कहीं शंका की बात नहीं करना है। और किसी को कुछ पूछना हो, किसी भाई बंधु को बताओ। क्लास का टाइम टेबल क्या होगा सर? हमने लिया था आपका क्लास का सर। टाइमिंग क्या होगा? क्लास का टाइमिंग आप लोगों से पूछ करके ही तय किया जाएगा, क्योंकि क्लास दोपहर में ही हम रखेंगे, क्योंकि शाम को सुबह को क्लास है अपनी। या तो शाम को रखेंगे 6:30 बजे से, या फिर आपको सुबह में पढ़ाया जाएगा, है ना। मॉर्निंग में रखिएगा तो शाम को बेटर होता है, क्योंकि जॉब वाला भी पढ़ाई कर सकता है उसमें। अच्छा, मॉर्निंग में परेशानी होती है, हाँ ये सही है ना। हाँ तो ठीक है, शाम को रात में पढ़ लेंगे ना 10 बजे से 8 बजे से 10 बजे तक। हाँ बिल्कुल सर। हाँ तो Yes, ठीक sir, है, yes, अच्छी sir. बात है। हाँ तो सर, एक रात में ही क्वेश्चन कर और लेंगे। था। हाँ पूछिए। जो हमने नमान पब्लिकेशन का स्टैटिस्टिक्स का बुक लिया था, वो क्या इसमें फायदा रहेगा उसको प्रैक्टिस करने से? हाँ वो प्रैक्टिस करना है आपको, उसमें प्रैक्टिस सेशन दिया हुआ है। और प्लस आपको हम अलग से जो स्टैटिक्स का क्लास आपको सर लेंगे, उसमें कुछ अलग से आपको डेली पीडीएफ भेजा जाएगा उसमें स्टैटिक्स प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि देखो जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा उतना ही जाते ना आपको स्मूथली आएगा नंबर, इसमें स्टैटिक्स में मजबूत होइएगा आप। तो वो तो सीमित क्वेश्चन है ना, बाकी क्वेश्चन आपको हम और ज़्यादा देंगे स्टैटिक्स का, उसके लिए परेशान नहीं होइए। देखो जीएस में हम कह रहे हैं ना कि जीएस जो 600 नंबर का होता है। एक लड़की हमको फ़ोन की थी 2-3 दिन पहले कि सर
हमको गारंटी दी कि जीएस में हमको 400 से ज़्यादा नंबर चला है। बताओ तो गारंटी लेने की कोई बात होती है ये? अब खुद कॉमन सेंस वाली बात है, कोई आदमी लेगा इतना गारंटी का? क्योंकि देखो अच्छा लिखने के बाद भी ना बीपीएससी 38 में से देखिएगा 26 से 28 तक ही मैक्सिमम नंबर देता है। किसी बच्चे को देखे हैं जीएस में 38 दिया हुआ आज तक आरटीआई से किसी कॉपी में? तो जब 38 नहीं तब 400 नंबर कहाँ से आएगा तुमको? ये तुमको हाँ इतना हम कर सकते हैं कि 370 और 380 के बीच तक ये नंबर आप ले आ पाइएगा। कब? जब जैसे हम बताएंगे उसे फॉलो कीजिएगा तो उतना आ जाएगा, और हमारे बच्चों को आया भी है ना, उतना हम कर सकेंगे। 400 से प्लस बोलिएगा हमको तो अभी पहले हम हाँ हाथ स्टैंड करते हैं, वो हमसे 400 से ज़्यादा नंबर हम नहीं देखो पढ़ाएंगे तो पूरा टॉपिक हम, अब आप लोग में नहीं मेहनत कीजिएगा तो हमको कोसिएगा बाद में, है ना, तो वो तो काम नहीं करना होगा आपको। इतना है कि 350 370 के आसपास नंबर आपको इजीली लगभग वो आ जाएगा, लेकिन उसमें शर्त है क्या कि आपको स्टैटिक्स में 72 में 72 नंबर लाना होगा, तब जाकर के आप 370 के आसपास पहुंच पाइएगा। और देखो जितना कम कट ऑफ गया है ना, सोचिएगा कि आपके पास 220 में मेरिट बन रहा है ना, तो अगर आपके पास 530 से अधिक नंबर ले आ पाए हैं ना तो आप आराम से अंतिम रूप से सफल होइएगा। अब ये नंबर हम चुराएंगे कहाँ से? देखो जैसे जीएस 1 हमारे पास में है 300 नंबर का, जीएस 1 हमारे पास 300 नंबर का है, तो मैक्सिमम क्या करते हैं कि इसमें 160 नंबर एज्यूम करते हैं कि हमको आ जाएगा। 160 इजीली आ जाता है अगर तुम स्टैटिक्स नहीं बनाओगे तब। जीएस 2 जो 300 नंबर का होता है, इसमें भी हम 170 के आसपास चला जाता है बच्चों को, है ना। आपका जो ऑप्शनल है ना, देखो कॉमर्स है, इकोनॉमी है, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, ऑप्शनल इतना बढ़िया है आपका कि आप ऑप्शनल में 200 से प्लस नंबर ला सकते हैं, है ना। तो इसमें जैसे 300 नंबर का आपका ऑप्शनल है, दिख रहा है नीचे, इस 300 में हल्का सा ऑप्शनल मेहनत करेंगे ना आप तो 220 से प्लस नंबर ले आ पाइएगा। 220 तो मिनिमम लिख रहे हैं आपको, अब जोड़ो यहाँ पे 160 170 और 220 से जोड़ लीजिए कितना होता है, 7 2 9 6 15 5 550 तो यहीं पर हो गया, यानी आप तो टॉप रैंकर में आ जाइएगा। प्लस आपका इंटरव्यू 120 नंबर का बचा ही हुआ है। पटना हाई कोर्ट का आदेश है कि इंटरव्यू बीपीएससी का जो देगा उसको मिनिमम 55 नंबर देना ही देना, उससे कम नहीं देगा आपको। तो सोचो कि 550 तो आप यहीं पर लेकर के आ रहे हैं, अगर आपको मिनिमम में आपको मुंह देख के बोला दूर अच्छा नहीं तो हटाओ इसको, नहीं नंबर देगा तो 55 उसका बाध्यता है देना। 55 नंबर आपको देगा तो अब देखिए ना कि 600 से क्रॉस आप कर पाइएगा, और जब 600 क्रॉस कीजिएगा तो आपको ऑडिटर में समझ रहे हैं रैंक लगेगा।